नमस्ते दोस्तों। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये हमारा वीडियो नंबर 5 है। इसके पहले हम लोग ने 4 वीडियोस अपलोड कर दिए हैं यूट्यूब पे, आप उसको जरूर देखिएगा, जिसमें कि मैंने मैक्रो इकोनॉमिक्स की जो थ्योरी पार्ट हैं 3 चैप्टर्स के, नेशनल इनकम, गवर्नमेंट बजट एंड एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई, तो हम लोग ने इसके थ्योरी पार्ट तो कवर किए, मैक्सिमम थ्योरी पार्ट कवर किए, नॉट कंप्लीटली, बिकॉज मैंने अपने फर्स्ट वीडियो में कहा था कि हमारा ये लेक्चर्स बेसिकली बोर्ड के रिस्पेक्ट में होगा, नॉट टू कंप्लीट द सिलेबस डीपली। तो हम उन्हीं टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं जो बेसिकली बोर्ड के रिस्पेक्ट में फिलहाल इतने कम टाइम में पढ़ना जरूरी है। जो कि मैंने टॉपिक अपने मन से सेलेक्ट नहीं किया है, वो सारे टॉपिक्स बेसिकली हमारे सीबीएसई सैंपल पेपर हो गया या बोर्ड पेपर हो गए 2022 का 23 का, तो मैंने उसमें से टॉपिक सेलेक्ट किया है। तो हम लोग ने इन 3 चैप्टर्स के, नेशनल इनकम के, एग्रीगेट डिमांड के और गवर्नमेंट बजट के थ्योरी पार्ट मैक्सिमम कवर कर लिए हैं। और मैंने कहा था कि इन तीनों के थ्योरी पार्ट को कवर करने के बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो आएगा न्यूमेरिकल का, और न्यूमेरिकल भी कोई इंडिविजुअली नहीं, तीनों चैप्टर्स का मिला के जो जो न्यूमेरिकल की पॉसिबिलिटीज हैं वैरायटीज के रिस्पेक्ट में सब हम कवर करेंगे एक ही वीडियो में। और एक बात और भी था कि ये सब्जेक्ट मैक्रो इकोनॉमिक्स, इसमें न्यूमेरिकल बन जाता है लमसम 8 नंबर 9 नंबर या बहुत हद तक 10 नंबर तक का भी आउट ऑफ 40, तो ये अपने आप में अच्छा खासा मार्क्स कवर करता है। तो हम पूरी कोशिश करेंगे उन्हीं न्यूमेरिकल्स को कवर करें आज के इस पूरे लेक्चर में जो हमारे बोर्ड में चांसेस है पूरा कि वो सब आ सकता है। हम ये नहीं कह रहे यही सवाल आएगा, लेकिन अगर ये वैरायटी जो मैंने डिस्कस करने जा रहे हैं वो क्लियर है तो ऑब्वियस ही बात है इस जैसा ही वहां पे आएगा। तो अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है, फॉर्मूला क्लियर है, वे ऑफ डूइंग कैसे कैलकुलेशन करते हैं वो क्लियर है, तो श्योर है कि आप एग्जाम में सॉल्व कर लोगे। अब जैसे हमारे पास इस लेक्चर में क्या क्या पढ़ने जा रहा है, हमें पढ़ना है न्यूमेरिकल्स कंप्लीटली मैक्रो का, ठीक है, जिसमें कि हम 3 चैप्टर्स के न्यूमेरिकल डिस्कस करने जा रहे हैं। नाम क्या है? गवर्नमेंट बजट, नेशनल इनकम, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई। और इसी 3rd चैप्टर में एक टॉपिक आता है दैट इज मल्टीप्लायर, जिसको कि हम अगर पढ़ाए होते हैं तो उसको हम प्रॉपर्ली कहते हैं इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। इसके बारे में थोड़ा सा बेसिक ब्रीफ हम देंगे क्लास के अंदर लास्ट में, इस लेक्चर के लास्ट में। फिलहाल ये 3 हमें पढ़ना है न्यूमेरिकल फॉर्मेट में। अभी शुरुआत करने जा रहे हैं गवर्नमेंट बजट से, जिसमें कि मैंने बोर्ड पे 3 क्वेश्चन लिख दिया पहले से, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3। अब प्रॉब्लम क्या है कि हम क्वेश्चंस को बुक से कहां सेलेक्ट कर रहे हैं, कौन से क्वेश्चन को पिकअप की, सब बताना दिखाना बहुत मुश्किल है। तो मैंने अपनी तरफ से बोर्ड पे क्वेश्चन को लिखा है। अगर किसी बच्चे को टेक्स्ट पढ़ने में दिक्कत हो रहा है, उनको छोटा दिख रहा है फॉर एग्जाम्पल, तो हम एक एक बात को, जब वो क्वेश्चन का कोई भी हिस्सा हो, फॉर्मूले का कोई भी हिस्सा हो, कैलकुलेशन का भी कोई हिस्सा हो, हम एक एक बात को ढंग से बोल देंगे। तो जो बच्चे अगर देख रहे हैं तो कोशिश करें लिखते भी चले जाए कॉपी में, तो इससे कम से कम ये होगा कि अगर कोई वो टेक्स्ट या कोई वर्ड या कोई नंबर नहीं ढंग से दिख रहा है तो वो सुन के लिख सकते हैं, तो इससे गलती नहीं होगा। अब ये जो 3 मैंने क्वेश्चंस लिखा है वो गवर्नमेंट बजट के चैप्टर का है, ठीक है, और 3 सवाल सफिशिएंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव में। तो अब बात क्या है ना, कोई भी न्यूमेरिकल लगाने के लिए हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। मैंने एक एक चैप्टर के फॉर्मूला सब डिस्कस किए हैं, लेकिन आज हर न्यूमेरिकल को लगवाने से पहले हम फॉर्मूला दोबारा डिस्कस करेंगे, नॉट डिटेल में, लेकिन फॉर्मूला बताएंगे क्या क्या है, उसके बाद न्यूमेरिकल लगाया जाएगा। जैसे इस चैप्टर की बात करें तो यहां हमें इन 3 हेडिंग्स के न्यूमेरिकल्स के फॉर्मूला पता होना चाहिए। ये पहले 3 है क्या? जब भी गवर्नमेंट बजट डेफिसिट में रहता है, डेफिसिट मतलब होता है कि जो हमारा एक तरीके से एक्सपेंडिचर का पार्ट है, बजट एक्सपेंडिचर, वो ज्यादा है गवर्नमेंट के बजट रिसिप्ट से मतलब गवर्नमेंट ज्यादा खर्च करने का अनुमान लगा रहा है और गवर्नमेंट का कमाई, इनकम, रिसिप्ट बहुत कम होने वाला है, तो ऐसे केस में डेफिसिट होता है। डेफिसिट 3 तरीके से कैलकुलेट किया जा सकता है। इट कैन बी रेवेन्यू डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट। या तो एग्जाम में तीनों पूछ देगा या कोई एक पूछेगा, तीनों हमको आना चाहिए। फॉर्मूला डिस्कस कराते हैं, रिकॉल कराते हैं।
रेवेन्यू डेफिसिट मतलब होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस में रेवेन्यू रिसीट। शॉर्ट फॉर्म लिख रहे हैं, फुल फॉर्म मैंने सब लिखवाया था पहले भी और बोल भी रहे हैं, तो ध्यान से सुनिएगा, उसको लिख भी लीजिएगा। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट, इसका फॉर्मूला क्या था फिस्कल डेफिसिट का, इसका फॉर्मूला था टोटल एक्सपेंडिचर माइनस में टोटल रिसीट। अब थोड़ा सा इस फॉर्मूले को बाइफरकेट करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं। टोटल एक्सपेंडिचर में बेसिकली हम दो एक्सपेंडिचर बात करते हैं, एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। उसी प्रकार जब हम बात करते हैं टोटल रेवेन्यू का, तो इसमें भी दो टाइप्स के रेवेन्यू होते हैं या दो टाइप्स के रिसीट होते हैं। कौन कौन से? रेवेन्यू रिसीट और कैपिटल रिसीट। अब यहां पता है मैंने लास्ट क्लास जब पढ़ाया था वहां मैंने एक बात नहीं बताया था, वो अब बता देते हैं। यहां पे जो ये लिखा कैपिटल रिसीट, इसमें हम बेसिकली एक्सक्लूड करते हैं किसको? बोरोविंग को। मतलब क्या होता है? बोरोविंग जो होता है ना, मतलब जो उधार लेते हैं, कहीं से ले सकते हैं, उस बोरोविंग को हम यहाँ पे इंक्लूड नहीं करते हैं, एक्सक्लूड लिखा है मतलब नहीं करते हैं। तो मतलब हम उन्हीं कैपिटल रिसीट की बात करेंगे, उसी इनकम की बात करेंगे जो कैपिटल नेचर का तो है, बट उसमें बोरोविंग का पार्ट नहीं है। एक तरीके से ये जो हमारा है ना कैपिटल रिसीट, ये हमारा एक्चुअल में नॉन डेट क्रिएटिंग होता है। मतलब ये हमारा कोई उधार को क्रिएट नहीं करता। जैसे कैपिटल रिसीट में हम तो अपना असेट्स को बेच सकते हैं, सेल कर सकते हैं, लायबिलिटीज को ले सकते हैं। लायबिलिटी लेंगे तो भी कैपिटल रिसीट है, असेट्स को बेचेंगे तो भी कैपिटल रिसीट है। तो यहां पे क्वेश्चन में क्या बोलना चाह रहे हैं फॉर्मूले में कि हमें इसमें बोरोइंग को नहीं लेना है, ठीक है। तो मतलब अल्टीमेटली वही हुआ कि हम असेट्स को बेच के पैसा कमा रहे हैं कैपिटल रिसीट के फॉर्मेट में, तो हमें उसको नहीं लेना है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? नॉन डेट क्रिएटिंग। ध्यान देना चाहिए। अब इस फॉर्मूले को थोड़ा रीसफलिंग करते हैं। कैसे? अगर इस माइनस को अंदर ले जाए तो कुछ ऐसा बन जाएगा, ये प्लस यहां पे है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और ये प्लस बन जाएगा माइनस। अब इसको थोड़ा सा और अरेंज करते हैं। जो रेवेन्यू वाला पार्ट है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू रिसीट, इसको पास पास में कर देते हैं और मैंने कैपिटल रिसीट को वहां रख दिया, एक्सपेंडिचर को, रिसीट को। ध्यान देना है कि वही जो यहाँ पे जो कैपिटल रिसीट है उसमें बोरोइंग इंक्लूड नहीं है। अब ऐसा मैंने क्यों किया? दरअसल बात क्या है ना, ये दोनों मिलके, ये वाला ये दोनों मिलके बेसिकली हमारा यहाँ लिखा भी है कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट क्या होता है? रेवेन्यू डेफिसिट होता है। तो हम इस फिस्कल डेफिसिट को लिख सकते हैं, इस पूरे को लिख सकते हैं रेवेन्यू डेफिसिट। वर्ड्स का बहुत ध्यान देना है, बार बार कह रहे हैं। आर ई मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, आर मतलब रेवेन्यू रिसीट, आर डी मतलब रेवेन्यू डेफिसिट। और ये कैसे बना? यहां ऊपर लिखा है, इन दोनों को माइनस करते हैं और बाकी जो आगे लिखा है उसको डाल देते हैं। तो एक तरीके से हमारा एक फॉर्मूला बन गया। फॉर्मूला क्या बन गया? फिस्कल डेफिसिट का फॉर्मूला एक यहां पे नया बन गया। तो एक फॉर्मूला तो ऊपर लिखा है यहां पे, दैट इज टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट, एक मैंने नीचे लिख दिया। ये फॉर्मूला बनाने की जरूरत नहीं एग्जाम टाइम पे, लेकिन बहुत बार क्वेश्चन लगाते हुए काम आता है, तो ध्यान देना, क्योंकि हर बार हमको क्वेश्चन में टोटल एक्सपेंडिचर एक बार में दिया हो ये जरूरी नहीं है, तो ये ध्यान देना होता है। एंड लास्ट दैट इज प्राइमरी डेफिसिट। इसका फॉर्मूला क्या होता है? तीसरा, दैट इज प्राइमरी डेफिसिट। इसका फॉर्मूला होता है जो हमने ऊपर लिखा है फिस्कल डेफिसिट, उसमें से हमको माइनस करना होता है इंटरेस्ट पेमेंट। ये इंटरेस्ट पेमेंट क्या है मैंने बताया था लास्ट टाइम पे, फिर भी रिकॉल कर देना शॉर्ट में। ये बेसिकली हमारा पास्ट बोरोइंग पे
इंटरेस्ट होता है जो हमको पे करना होता है। हालांकि इतना कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम में नहीं करेगा, वहां पे साफ साफ लिखा होता है इंटरेस्ट पेमेंट कितना करना है। तो ये 3 फॉर्मूला हमको याद रहना चाहिए क्वेश्चन लगाने से पहले। किसका? गवर्नमेंट बजट का। और बहुत बार एग्जाम में आ जाता है, तो ऐसा नहीं कि चीजें हम लोग जो पढ़ रहे हैं तो कोई काम का है कि नहीं है, 3-4 नंबर तक आ जाता है। तो जब आता है तो फॉर्मूला पहले याद होना चाहिए। बहुत बार न्यूमेरिकल न भी है तो फॉर्मूला पूछ देता है 1 नंबर 2 नंबर के लिए, तो ये भी ध्यान देना है। ठीक है, अब शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। इसमें क्या लिखा है? हमको तीनों निकालना है, दैट इज रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट एंड प्राइमरी डेफिसिट। बहुत सिंपल सा लॉजिक है। ये सीक्वेंस में पहले ये निकालते हैं फिर ये निकालते हैं, उसके बाद ये निकालते हैं। तो हम तो शॉर्ट में लिखेंगे कैलकुलेशन करते हो। पहला रेवेन्यू डेफिसिट, इसका फॉर्मूला क्या होता है? ऊपर लिखा है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस में रेवेन्यू रिसीट। ठीक, तो हमारे पास यहाँ पे चीजें सब कुछ अवेलेबल है, बस पुट करना है। जैसे इस पूरे क्वेश्चन में देखा जाए तो हमें इतना इंफॉर्मेशन गिवन दिया है, टैक्स रेवेन्यू दिया है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दिया है, नॉन टैक्स रेवेन्यू दिया हुआ है, रिकवरी ऑफ लोन दिया है, कैपिटल एक्सपेंडिचर दिया है, डिसइन्वेस्टमेंट दिया है, इंटरेस्ट पेमेंट दिया है। जो हमारे इसमें से काम का है वो इस्तेमाल करेंगे, जो हमारे काम का नहीं सो छोड़ देंगे। ज्यादा क्वेश्चन का बड़ा देके परेशान नहीं होना है। जैसे यहाँ पे हमें क्या पुट करना है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यहाँ पे दिख रहा है, ये दिख रहा है ना? तो पुट करते हैं 3821 माइनस। अब नेक्स्ट है रेवेन्यू रिसीट। इस पूरे में कहीं भी हमको रेवेन्यू रिसीट नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो 0 मान लेंगे, क्योंकि अब हमको यहां पता होना चाहिए कि वो जो लिखा है रेवेन्यू रिसीट, ये बेसिकली हमारा बनता है टैक्स रेवेन्यू प्लस नॉन टैक्स रेवेन्यू से। अभी टैक्स रेवेन्यू नॉन टैक्स रेवेन्यू क्या है मैंने पूरा बताया हुआ है अपने गवर्नमेंट बजट वाले चैप्टर में। तो हम चाहेंगे वो बच्चे जो ये फॉर्मूलाज के बेस्ड न्यूमेरिकल्स देख रहे हैं वो एक बार जो थ्योरी वाला लेक्चर था इन तीनों चैप्टर्स का उसको जाके देखिए, उसके बाद न्यूमेरिकल वाले पार्ट पे आइएगा। तो रेवेन्यू रिसीट बेसिकली टैक्स और नॉन टैक्स को जोड़ के बनता है। तो अगर क्वेश्चन में डायरेक्टली ये दिया होता तो कोई दिक्कत ही नहीं था, बट ये नहीं दिया है तो हमने क्या किया, इसका जो 2 हिस्सा होता है उनको पिकअप कर लिया। क्या पता वो दिया हो, तो चेक करते हैं 3821 माइनस टैक्स रिसीट हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है, मतलब टैक्स रिसीट का है टैक्स रेवेन्यू का, दोनों बराबर है। वो यहाँ पे दिया है, कितना दिया हुआ है 1। अब ध्यान देना है कि मैंने ब्रैकेट लगाया है, तो अब मैथमेटिकल बातें हैं कि भाई माइनस लगा रहे हैं और वहां पे 2 टर्मिनोलॉजीज है, तो ब्रैकेट में रखना है उसको, ब्रैकेट बाहर नहीं निकालना है अभी। तो पहले मैंने 1000 पुट किया प्लस नॉन टैक्स भी कितना दिया हुआ है 2000। थोड़ा छोटा दिख रहा है लेकिन अगर नहीं दिख रहा है तो बातों को ध्यान सुनिएगा। टैक्स 1000 नॉन टैक्स 2000। अब सॉल्व करते हैं तो ये 3821 माइनस हो जाएगा 3000, तो माइनस करने कितना आएगा, ये आपका आ जाएगा 821। ठीक, ये तो हमारा सॉल्व हो गया पहला पार्ट। दूसरा हमको निकालना है फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट इसका फॉर्मूला था टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट। अब प्रॉब्लम क्या है, इस पूरे क्वेश्चन में टोटल एक्सपेंडिचर टोटल रिसीट दिया ही नहीं है। ठीक है, नहीं दिया है तो क्या दिक्कत है, नहीं दिया है तो हम लोग क्या करेंगे, जो इसके भी फॉर्मूला खुद का होता है उसका हिस्सा जो मैंने यहां प्रॉपर यहां प्रूफ करा दिया है। ठीक है, तो फिस्कल डेफिसिट के फॉर्मूले को ब्रेक डाउन करके हम लोग यहां तक पहुंचे थे, तो उसमें यहां लिख सकते हैं क्या था, रेवेन्यू डेफिसिट प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस कैपिटल रिसीट। ठीक है ना, ये फिस्कल डेफिसिट का एक और फॉर्मूला है, इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। फॉर्मूले तक कैसे पहुंच रहे हैं वो ऊपर प्रूफ मैंने किया, बट उतना कोई नीड नहीं था। अब हमारे इस क्वेश्चन में रेवेन्यू डेफिसिट दिया नहीं था, वो हमने खुद ही ऊपर सॉल्व किया है, सॉल्व किया है ना, तो उसको डायरेक्टली आप पुट कर सकते हैं। तो पुट करते हैं, कितना हमारे पास है 821। अब नेक्स्ट था कैपिटल एक्सपेंडिचर, जो यहां दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 574। नेक्स्ट है कैपिटल एक्सपेंडिचर, आई एम सॉरी कैपिटल एक्सपेंडिचर पुट हो गया। नेक्स्ट था कैपिटल रिसीट, यहां दिया है, दिया तो है, अब वो क्या है, रिकवरी ऑफ लोन, रिकवरी ऑफ लोन एंड डिसइन्वेस्टमेंट, 2 चीज दिया हुआ है। एक मिनट,
यहाँ पे बात क्या है ना कि हमें रिकवरी ऑफ लोन भी दिया हुआ है और डिसइन्वेस्टमेंट भी दिया है। अब यहां आपको एक बात पता होना चाहिए, ये दोनों ही बेसिकली हमारे असेट्स थे। मतलब अगर हमने किसी को लोन दिया है वो असेट्स है, हम किसी से लोन लिए हैं तो वो लायबिलिटी है। ठीक है, यहां बात क्या रहा था, हमको किसी भी बोरोविंग को नहीं इंक्लूड करना है। ठीक है, बट अपने असेट्स को बेचेंगे और उसके थ्रू पैसा पाएंगे, वो कैपिटल रिसीट है, वो कोई बोरोविंग का पार्ट नहीं है। अपने इन्वेस्टमेंट को बेच देंगे, उससे पैसा पाएंगे, तो वो भी असेट्स था। तो ये दोनों मतलब 135 एंड 100 ये दोनों हमारे किसके एग्जांपल्स हैं, कैपिटल रिसीट के एग्जांपल्स हैं। तो यहां पे लिखा है कैसे 135 प्लस 100। तो मैंने क्या किया है ना कि कैपिटल रिसीट हमें एक बार में नहीं दिया था, उसका फॉर्मूला लगा दिया, उसमें हिस्से जो आते हैं ना एग्जांपल्स के तौर पे कि ये दोनों हमारे असेट्स थे, उसको हमने बेच के पैसा पाया, तो वो बोरोविंग का पार्ट नहीं था, तो वो इसी का पार्ट है। और क्यों इसका पार्ट है, क्योंकि लोन एंड इन्वेस्टमेंट ये हमारे असेट्स होते हैं, और जब असेट्स को बेच के हम पैसा पाते हैं तो वो किसका एग्जांपल होता है, कैपिटल रिसीट का। अब सॉल्व करते हैं, तो कितना आ गई है 821 तो लिखा ही हुआ है, 574 लिखा है, यहां आएगा हमारा दोनों ऐड करके 235। अब इस पूरे को सॉल्व करने पे हमारा आंसर कितना आएगा, ये हो जाएगा 5 9 13 माइनस में 235 0 6 1 1। तो हमारा क्या कहते हैं फिजिकल डेफिसिट कितना आ गया 1160। तो सॉल्व हो गया। अब तीसरा आता है प्राइमरी डेफिसिट, ये तो आसान है। फॉर्मूला पर लिखा है क्या था प्राइमरी डेफिसिट का, फिजिकल डेफिसिट माइनस में इंटरेस्ट पेमेंट। तो हमारे पास फिजिकल डेफिसिट में निकाल लिया, कितना निकाला है 1160, और कितना हमारा इंटरेस्ट पेमेंट है यहां दिया है क्वेश्चन में 1013 दिया है, तो पुट करेंगे, नहीं दिया 0 मान लेंगे। ठीक है, तो माइनस के लिए कितना आएगा, ये आएगा 7 4 1। तो हमारा प्राइमरी डेफिसिट भी आ गया 147। ये तीनों जो कैलकुलेशंस था है तो बड़ा सिंपल, बट जिनको फॉर्मूला याद नहीं, जिसको कैलकुलेशन नहीं आता तो वो गड़बड़ कर देंगे। जैसे फॉर्मूला बहुत मेन था, ठीक, फिर इसमें 2 टर्म्स थी तो ब्रैकेट लगाना इंपॉर्टेंट था, अदरवाइज प्लस माइनस से गड़बड़ हो जाएगा, प्लस माइनस का फिर आंसर भी गलत आ जाएगा। ये तो एक सवाल हो गया। एक सवाल मैंने बगल में और लिखा है, अब वो इसी लॉजिक पे होना है तो वो क्वेश्चन हार्ड नहीं है, बट एक दिक्कत है, यहां पे हमको निकालना क्या है प्राइमरी डेफिसिट, मतलब वो एक बार में ही डायरेक्टली बोलिए वो निकालो तीसरा पार्ट, मतलब से रेवेन्यू और फिजिकल डेफिसिट नहीं कह रहा है, सीधा प्राइमरी डेफिसिट कह दिया। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करें जो एकदम डायरेक्टली तीसरा वाला पूछ रहा है, मतलब इस तीनों फॉर्मूले में जो थर्ड वाला है डायरेक्टली वो पूछ रहा है, तो कैसे करें, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहां पे हमें कुछ इंफॉर्मेशन दिया है। सबसे पहला हमको रेवेन्यू डेफिसिट दे दिया है, ठीक है। तो अच्छी बात क्या है, प्राइमरी डेफिसिट में सबसे मेन टर्म क्या होता है फिजिकल डेफिसिट, फॉर्मूले में आता है, तो हमको वो तो निकालना ही पड़ेगा। तो बेहतर क्या है इस क्वेश्चन में हम लोग पहले यहाँ पे फिजिकल डेफिसिट निकाल लेते हैं, जिसका फॉर्मूला क्या था टोटल एक्सपेंडिचर माइनस में टोटल रिसीव। हमारे पास जो टोटल एक्सपेंडिचर है इस क्वेश्चन में नहीं दिया है, तो इसका जो अपना फॉर्मूला है इन दोनों को एक और हमने पूरा डिवाइड करके मतलब ब्रेक डाउन करके जो फॉर्मूला एक और बनाया था जो मैंने यहां लिखा है वो लिख सकते हैं। क्या था रेवेन्यू डेफिसिट प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस कैपिटल रिसीट। ये फॉर्मूला हम डायरेक्टली लिख सकते हैं या नहीं भी है तो यहां से प्रॉपर इस तरीके से हम बना सकते हैं, दोनों सही तरीका है। अब एज पर द क्वेश्चन हमारे पास रेवेन्यू डेफिसिट तो दिया है, कितना दिया है 40, कैपिटल एक्सपेंडिचर भी दे दिया है 220, ठीक है। लेकिन कैपिटल रिसीट, अब ये जो कैपिटल रिसीट है ना वो एक प्रॉपर लाइन लिखा है, क्या लिखा है नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट। इसका मतलब एक ऐसा कैपिटल रिसीट, एक ऐसा सीआर जो हमारे नॉन डेट मतलब कि कोई बोरोविंग को क्रिएट नहीं कर रहा, मतलब बिना उधार को मांगे जो पैसा कैपिटल रिसीट का है वो वहां लिखा हुआ, कितना लिखा है
190 आप पुट कर देते हैं। अब सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 260 ऐड करने पे माइनस 190, ये कितना आया 70 आया, फिजिकल डेफिसिट आ गया। अब आपको निकालना क्या है, मेन हिस्सा, ये तुम्हारा क्वेश्चन का पहला पार्ट था, हमें मेंस में निकालना क्या था प्राइमरी डेफिसिट निकालना था, और इसका फॉर्मूला क्या होता है फिजिकल डेफिसिट माइनस में इंटरेस्ट पेमेंट, जो मैंने यहां बगल में लिखा था फॉर्मूला, पुट करते हैं। 70 निकाला हुआ है, इंटरेस्ट पेमेंट उसमें 20 दिया हुआ है, तो 50 आंसर आएगा सॉल्व करने पे। जिस जगह पे दिक्कत है कि उसमें क्या लिखा है पूछ सकते हैं। यहां लिखा था रेवेन्यू डेफिसिट 45, नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट 190, टैक्स रेवेन्यू 125, कैपिटल एक्सपेंडिचर 220, इंटरेस्ट पेमेंट 20। ठीक अब एग्जैक्टली उसी तरह से ये एक और मैंने सवाल लिखा है। अब इसमें क्या खास है, यहां पे तो डायरेक्टली पूछा था प्राइमरी डेफिसिट, इसमें फिजिकल डेफिसिट पूछा नहीं था, बट हमने निकाला बिकॉज फॉर्मूले में था, यहां लिख दिया है कम से कम, क्यों निकालना है और हो गया था उसी तरीके से। हमारे पास फिजिकल डेफिसिट का फॉर्मूला होता है टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट। इस क्वेश्चन में टोटल एक्सपेंडिचर टोटल रिसीट नहीं दिया है, तो कोई बात नहीं, इसका जो एक और मैंने फॉर्मूला लिखवाया वहां पे क्या था, रेवेन्यू रिसीट सॉरी रेवेन्यू डेफिसिट प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस में कैपिटल रिसीट। ये ध्यान देना है कि हर बार अपने फॉर्मूले में ये जोड़ देना है कि ये हमारा क्या है, एक्सक्लूड कर रहा है बोरोइंग को, ये बताना होता है। ठीक है, अब पुट करते हैं, हमारे पास रेवेन्यू डेफिसिट क्वेश्चन में दिया है, कितना दिया है 10, कैपिटल एक्सपेंडिचर भी दिया है कितना 15। अब जो कैपिटल रिसीट है जिसको में हम बोरोइंग को एक्सक्लूड करके लेते हैं, वहां पे वो एक बार में 190 दिया था तो मैंने पुट कर दिया, बट यहां पे थोड़ा हमें घुमा दिया, कैसे, नंबर ना देके परसेंटेज में दे दिया है 50% ऑफ रेवेन्यू रिसीट, तो कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पास रेवेन्यू रिसीट यहां दिया है 20, तो उस 20 का 50% मतलब कि उस 20 का 50% ऑफ 20, जो 20 हमारा था रेवेन्यू रिसीट उसका 50% निकालना पड़ेगा, तो सॉल्व करते हैं भी, तो ये 10 है, ये 15 है, 20 का 50% 10 आता है, ठीक है, तो ये प्लस था, प्लस माइनस हो जाएगा। अब इतना कैलकुलेशन आप लोगों को करना पड़ेगा, तो ये कितना हमारा आया 15 आया, ये हमारा आया फिजिकल डेफिसिट। इसमें देखो इन दोनों क्वेश्चन में क्या सिमिलरिटीज है, एक तरीके से ही हो रहा है, सेम तरीके से हो रहा है, बस फर्क यहां पे था, यहां पे हमें कैपिटल रिसीट नंबर दिया था, यहां परसेंटेज भी दिया है, होना उसी तरीके से है। एंड आखिरी हमको निकालना था इसमें प्राइमरी डेफिसिट, फॉर्मूला क्या होता है फिजिकल डेफिसिट माइनस में इंटरेस्ट पेमेंट, ये भी दिया 15, ये भी दिया है इंटरेस्ट पेमेंट 4, आंसर आ गया। होता क्या है ना, फॉर्मूले के अलावा कुछ भी एक्स्ट्रा दिया है तो वो हमें कंफ्यूज करने के लिए दिया होता है, तो उसके लिए परेशान नहीं होता है। एंड अच्छी बात क्या, एक और, ये जो मैंने 3 सवाल लिया एग्जाम में, इससे बियॉन्ड हार्ड नहीं आता, यही सब वैरायटीज के आते हैं, तो हमारा काम होना चाहिए ऐसे वैरायटीज के ऊपर ढंग से कवर किया रहे। दोबारा देखिएगा इस क्वेश्चन को, दोबारा खुद से लगाइएगा और कोशिश करिएगा फॉर्मूला तो याद रहे जरूर से, एंड कैलकुलेशन भी गलती ना होने पाए। ये हमारा था पहला पार्ट, कौन सा, गवर्नमेंट बजट। अब हम मूव ऑन करते हैं नेशनल इनकम के पूरे जो फॉर्मूलाज थे 3 मेथड्स उस पे मूव करते हैं। ये हमारा इतना ही है, इसकी डॉट नहीं पढ़ना है, ठीक है, देखिए इसको आप। ये हमारा अब सेकेंड पार्ट है इस पूरे लेक्चर का, वीडियो 5 का, जिसमें क्या हम जानने जा रहे हैं नेशनल इनकम के जो न्यूमेरिकल्स हैं। हम लोग ने अभी शुरुआत में पढ़ा था गवर्नमेंट बजट न्यूमेरिकल्स, अब डिस्कस करने जा रहे हैं नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल्स, और उसमें जो मेथड्स हमारे पास है टोटल वो 3 मेथड्स है, वैल्यू एडेड मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड एंड इनकम मेथड। तो हम लोग शुरू करने जा रहे हैं पहले वैल्यू एडेड मेथड से। पहले इसके फॉर्मूले को रिकॉल करते हैं जल्दी से, फिर आगे बात करते हैं। मैंने सब कुछ पढ़ाया हुआ है थ्योरेटिकल पार्ट में, नेशनल इनकम के लेक्चर में जो पहला वीडियो हमारा था, तो हम चाहेंगे बच्चे एक बार वहां जाकर देखो सब लोग, इसमें फॉर्मूला कैसे मैंने डिस्कस प्रॉपरली किया, तो जो शुरुआत में मैंने किया था तब। यहां मेरा मोटिव है फॉर्मूले को एक बार लिख के उसके बाद मैथड स्टार्ट करते हैं। तो इसका जो एग्रीगेट नाम था उसको बोलते हैं GVAT MP,
इसका एक नाम और होता है जीडीपी एट एमपी। ये सब मैंने बताया है कि भाई ये क्यों बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, एक बार जाके देखिएगा। यहाँ मेरा मोटिव थोड़ा सा टाइम बचाने का है, तो इसको बहुत डीप एक्सप्लेन नहीं करेंगे क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा जाने वाला है, मुझे तीनों चैप्टर्स कवर करना है न्यूमेरिकल्स। ये इसके एग्रीगेट नाम होते हैं, जीवीए एट एमपी या फिर जीडीपी एट एमपी। फॉर्मूला क्या था, दो टर्म्स थे सिर्फ, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस में इंटरमीडिएट कंजम्पशन दैट इज आईसी। और मैंने बताया था पहले भी कि बहुत बार क्या होता है कि जो टर्म है दैट इज वैल्यू ऑफ आउटपुट, ये हमारे क्वेश्चन में नहीं दिया होता है। तो नहीं दिया तो क्या करें फिर नहीं दिया है तो इसका भी फॉर्मूला था, क्या था फॉर्मूला, नेट सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। ठीक है, फिर मैंने भी कहा था कि बहुत बार नेट सेल्स भी नहीं दिया होता है। हालांकि पहली बात तो ये कि यहां जो नेट सेल्स है, इन केस अगर हमको डोमेस्टिक सेल्स दिया है तो मैंने लास्ट में बताया था उसमें हमको एक्सपोर्ट ऐड करना होता है। ठीक है, अगर डोमेस्टिक सेल्स दिया है तो ऐसा करते हैं, इफ नॉट तो वही लेंगे। और चेंज इन स्टॉक, ये क्या होता है भाई, क्लोजिंग स्टॉक माइनस में ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, और फिर मैंने बताया था ना कि आईसी जो है दैट इज इंटरमीडिएट कंजम्पशन, इसमें क्या खास है, अगर ये दिया है तो ठीक, बट इसके भी दो रेस्पेक्ट हम लोग डिवीजन कर सकते हैं। पहला, अगर हमको डोमेस्टिक परचेज दिया है, एक्चुअली आईसी है ना परचेज को रिप्रेजेंट करता है, ये मैंने बताया था पहले भी। तो अगर डोमेस्टिक परचेज दिया हुआ है तो हमको उसमें इंपोर्ट को ऐड करना होता है। ठीक है, इतनी बातें तो मैंने बताया था फॉर्मूला को बताते वक्त। अब हमारे इस सवाल में कैसे इसको अप्लाई करेंगे इस क्वेश्चन में, एंड एक चीज और भी है, ये भी ध्यान देना होता है कि कुछ क्वेश्चन हमारे इस टाइप के आते हैं कि फॉर्म ए ने फॉर्म बी ने कितना वैल्यू एडिशन किया, तो फॉर्मूला यही रहता है, बस करने का तरीका थोड़ा सा बदलता है, तो वहां बताएंगे। फिलहाल पहले इस फॉर्मूले को अच्छे से रिकॉल कर लीजिए, इसको लिख लीजिए। अब न्यूमेरिकल पैटर्न है, 3 न्यूमेरिकल पिकअप किया है, 1, 2 और 3। ये 3 न्यूमेरिकल अपने आप में सफिशिएंट है इस पूरे टॉपिक को समझाने के लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। शुरुआत उसी से करते हैं। उसमें क्या लिखा है, जिनको क्वेश्चन ढंग से नहीं दिख पा रहे तो बोल दे रहे हैं, कैलकुलेट वैल्यू एडेड बाय फॉर्म ए एंड फॉर्म बी। एग्जाम में शायद दोनों ना बोले, फॉर्म ए सिर्फ करे या फॉर्म बी सिर्फ करे, हमें दोनों सीखना है और दोनों होगा एक जैसे। तो पहले फॉर्म ए कर लेते हैं। यहां पे वैल्यू एडेड कितना हुआ है बाय फॉर्म ए, कैसे कैलकुलेट करें, सिंपल सी बात है, फॉर्मूला में यहां लिखा है। अगर हमको पता करना है कि वैल्यू एडिशन कितना हो रहा है बाय फॉर्म ए, एक्चुअली ये जो लिखा ना जीवीए एट एमपी या जीडीपी एट एमपी, हम इसी को बेसिकली बोलते हैं वैल्यू एडिशन होना, कि कितने का वैल्यू एडिशन हो रहा है, तो इसी का एक नाम भी है। ठीक है, तो वैल्यू एडेड को भी हम बेसिकली वही कहेंगे, ये जीवीए एट एमपी है, लेकिन किसका है, फॉर्म ए का। और फॉर्मूला जो आगे लिखा है वही फॉर्मूला रहेगा, क्या रहेगा, वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ फॉर्म ए, हम पहले फॉर्म ए का निकाल रहे हैं, माइनस आईसी ऑफ फॉर्म ए। तो आउटपुट करते हैं। पहली चीज तो ये वैल्यू ऑफ आउटपुट जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, सेल्स को। तो यहां देखते हैं कि ए का सेल्स कहां है, तो इतना हमें इंफॉर्मेशन दिया है ना, हम एक बार रेड कर दे रहे हैं, परचेज बाय फॉर्म ए फ्रॉम अब्रॉड, सेल्स बाय फॉर्म बी, परचेज बाय फॉर्म ए फ्रॉम बी, थोड़ा टफ वर्ड है, ध्यान देना है। डोमेस्टिक सेल्स बाय फॉर्म ए, एक्सपोर्ट बाय फॉर्म ए, एक्सेस ऑफ ओपनिंग स्टॉक ओवर क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फॉर्म ए, एक्सेस ऑफ ओपनिंग स्टॉक ओवर क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फॉर्म बी, एंड परचेज बाय फॉर्म बी फ्रॉम फॉर्म ए। तो इतना लंबा चौड़ा लिखा है और बहुत देखने में ही हार्ड लग रहा है, बट ऐसा नहीं है। हमें सिर्फ इतना समझना है कि फॉर्म ए का सेल्स और फॉर्म बी का परचेज, इन दोनों का जो अमाउंट है वो हमको वहां से पिकअप करना है, वहां पुट करना है, दैट्स इट। जैसे अगर देखा जाए इसमें तो
फॉर्म ए का जो परचेज है, सॉरी सेल्स है, कहां लिखा है, ये लिखा है डोमेस्टिक सेल्स बाय फॉर्म ए, लिखा है ना डोमेस्टिक सेल्स, डोमेस्टिक तो बताते हैं क्या है, बट सेल्स लिखा है ना कि सेल्स बाय फॉर्म ए, फॉर्म ए ने सेल्स किया है, कितने किया है 220 का, यहां 220 ले लेंगे, बट यहां मैंने बताया था जब भी डोमेस्टिक होता है तो एक्सपोर्ट को भी लेते हैं, ठीक है, तो फॉर्म ए का एक्सपोर्ट का वैल्यू भी यहां पे दे दिया है, कितना दिया है 60, तो देख सकते हैं सब कुछ तो दिया है। फॉर्मूला क्या था, वैल्यू ऑफ आउटपुट का सेल्स प्लस चेंज स्टॉक, ठीक, सेल्स अगर नहीं दिया डोमेस्टिक सेल्स था तो मैंने कहा था एक्सपोर्ट जोड़ना होता है और उसके बाद आगे क्लोजिंग स्टॉक जोड़ना होता है, मतलब चेंज स्टॉक जोड़ना होता है। अब अच्छी बात यहां पे नहीं है ना कि हमें क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक यहां पे अलग अलग नहीं दिया है, वो एक स्टेटमेंट के फॉर्म में दिया है, क्या दिया हुआ है, लिखा है एक्सेस ऑफ ओपनिंग स्टॉक ओवर क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फॉर्म ए, अभी हम फॉर्म ए की बात कर रहे हैं तो फॉर्म ए को ही लेंगे, कितना दिया है 20। अब इस लाइन का पहले मतलब क्या है, एक्सेस ऑफ ओपनिंग स्टॉक ओवर क्लोजिंग स्टॉक, इसका मतलब ये निकल रहा है, इसका मतलब ये निकल रहा है कि जो ओपनिंग स्टॉक है वो एक्सेस है क्लोजिंग स्टॉक से, दोबारा बोलते हैं ओपनिंग स्टॉक एक्सेस है क्लोजिंग स्टॉक से, दैट मींस कि इस फॉर्मूले में जो यहां लिखा है ये ज्यादा है और ये कम है, तो अगर ये ज्यादा है और इसके बगल में साइन माइनस है तो मतलब अगर ये ज्यादा है ये कम है, मान लेते हैं कि ये 50 है और ये 40 है, तो 40 माइनस 50 कितना होता है -10, दैट मींस कि जब भी ओपनिंग स्टॉक ज्यादा होगा तो आंसर माइनस में आता है, और यहां पे जो अमाउंट दिया 20 ये हमारा बेसिकली माइनस में लिखाएगा, फॉर्मूले में प्लस होता है, देख सकते हैं यहां पे फॉर्मूले में प्लस होता है लेकिन वहां पे ओपनिंग स्टॉक ज्यादा था इसलिए माइनस लिखा है, अगर इसका उल्टा रहा होता मतलब ये रहा होता, अगर हमारा ओपनिंग स्टॉक छोटा होता क्लोजिंग स्टॉक बड़ा होता तो प्लस में लिए होते हैं उस आंसर को जो 20 दिया है। तो हमारा ये जो पूरा हमने सॉल्व किया, ये पूरा ये बेसिकली हमने अभी वैल्यू ऑफ आउटपुट निकाल लिया फॉर्म ए का, लास्ट में क्या लिखा है आईसी ऑफ फॉर्म ए, आईसी मतलब कि उसने कितने का परचेज किया। अब बहुत ध्यान समझिएगा, फॉर्म ए परचेज किससे कर रहा है, फॉर्म ए फॉर्म ए जो है यहां पढ़िए परचेज ऑफ फॉर्म ए बाय फॉर्म बी, मतलब परचेज बाय फॉर्म ए फ्रॉम बी, मतलब फॉर्म ए ने परचेज किया है फ्रॉम बी, बी से खरीदा है, तो मतलब ये जो लिखा है ना 100 ये हमारा एक्चुअल वो अमाउंट है जो ए ने परचेज किया है, बी से परचेज किया बात अलग है, ए ने परचेज किया है, ठीक है, तो मतलब ये जो आईसी का वैल्यू है जिसमें हम परचेज लेते हैं एक्चुअल में। अब एक बात और भी है यहां पे कितना दिया हुआ है 100, हम ये मान के चल रहे हैं कि ये जो 100 है ये हमारा डोमेस्टिक परचेज है, क्योंकि फॉर्म बी भी एक कंट्री का ही होगा तो ये डोमेस्टिक परचेज है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमको इसमें इंपोर्ट को भी लेना पड़ेगा। इसमें इंपोर्ट कहां लिखा है, इंपोर्ट है कहां है, पहला वाला, कैसे मालूम चला, क्या लिखा है परचेज बाय फॉर्म ए फ्रॉम अब्रॉड, अगर हम कोई सामान बाहर से खरीद रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा इंपोर्ट, बाहर को बेच रहे हैं तो एक्सपोर्ट, बट वहां पे फ्रॉम अब्रॉड तो हमने खरीदा है, तो मतलब हमारा एक तो ये डोमेस्टिक परचेज 100 रुपए दिया था जो ए ने खरीदा है बी से, प्लस फॉर्मूले में क्या था हमको इंपोर्ट भी लेना था जो कि यहां 60 दिया है, तो यहां बहुत ध्यान देना है फॉर्मूला वही है, बस उसमें जो टर्म्स पुट हो रहे हैं वो बहुत ध्यान देना है, कौन सा पुट करना है कौन सा पुट नहीं करना है। अब बस कैलकुलेशन करना है, 220 60 280 माइनस 20 260 यहां आएगा सॉल्व करने पे 260, ये हो जाएगा 160, तो माइनस करने कितना आया 100, तो हमारा जो GVA एट MP आया फॉर्म ए का कितना आया 100, एग्जैक्ट इसी तरीके से हम फॉर्म बी का निकालेंगे, तो निकालते हैं इसको भी ताकि कोई कंफ्यूजन ना होने पाए। ये पहला पार्ट था, सेकंड पार्ट यहां सॉल्व कर दे रहे हैं, तो वैल्यू एडिशन ऑफ बाय
फॉर्म बी कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला वही रहेगा, फॉर्मूला बदलेगा नहीं। फॉर्मूला क्या था? वैल्यू ऑफ आउटपुट जो बगल में लिखा है माइनस में आईसी, और सब कुछ वही है। जैसे वैल्यू ऑफ आउटपुट इस क्वेश्चन में दिया नहीं था, तो जो इसका फॉर्मूला था दैट इज सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, वही देना पड़ेगा। अब क्वेश्चन में फर्म बी का सेल्स कहां है, मतलब फर्म बी का सेल्स कहां है, पढ़ते हैं मिल जाएगा। ये लिखा है सेकंड नंबर पे, लिखा है सेल्स बाय फर्म बी, लिखा है ना, इसको ग्रीन से करते हैं कंफ्यूजन नहीं होगा। सेल्स बाय फर्म बी, तो बी ने कितने का सेल किया, वो दे दिया 180। अब ये देखना है कि क्या बी का भी एक्सपोर्ट का वैल्यू दिया हुआ, एक अब दिया था तो मैंने उसको लिया। अब अगर मैं सेल्स दिया है उसको, जिसको मैंने यहां डोमेस्टिक सेल्स कहा था, तो क्या बी का भी एक्सपोर्ट दिया है? यहां पूरे में देख लेते हैं, नहीं दिया है, सिर्फ एक्सपोर्ट ऑफ बाय फर्म ए दिया था, तो नहीं दिया है तो कोई बात नहीं, लिख सकते, चलो जुड़ सकते तुम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद ये तो हमारा हो गया अभी फिलहाल सेल्स का वैल्यू। फिर चेंज स्टॉक दिया यहाँ पे, एक्सेस ऑफ ओपनिंग स्टॉक ओवर क्लोजिंग स्टॉक बाय ऑफ फर्म बी, सेम बात है, जो ए के लिए था वही नीचे भी लिखा है कि बी का भी ओपनिंग स्टॉक जो है वो ज्यादा है क्लोजिंग स्टॉक से, तो जो लॉजिक हमने ए के लिए लगाया था वही बी के लिए लगेगा। यहां हमने लिया था -20, यहां भी -20 लेंगे, नहीं 20 नहीं 30 लिखा है, तो -30 ये बी का है क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू, आई एम सॉरी क्लोजिंग माइनस ओपनिंग का वैल्यू। ये पूरा हमारा हो गया वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस आईसी। आईसी मतलब वही परचेज कितना किया है बी ने, तो बी का परचेज तो लास्ट में लिखा है परचेज बाय बी फ्रॉम फर्म ए, तो हिंदी इसका क्या हुआ, बी ने खरीदा है ए से, तो मतलब बी खरीद रहा है, बी परचेज कर रहा है, और कितना परचेज किया है 100, ठीक है। और एक बात और, ये जो परचेज 100 रुपए दिया मैंने पुट तो कर दिया, अब क्या इसका भी दिया हुआ क्या इंपोर्ट का वैल्यू, देखो यहां पे था फॉर्मूले में, ए में तो एक्सपोर्ट भी दिया था इंपोर्ट भी दिया था, बट बी का हमको यहाँ पे इंपोर्ट नहीं दिया है, बी ने इंपोर्ट नहीं किया भी नहीं दिया भी नहीं है, तो यही छोड़ देंगे लोग। सॉल्व करते हैं, 180 माइनस 30 150 हो जाएगा, माइनस तो आगे है 30 ऑप्शन कितना आएगा 50। तो एग्जाम में सवाल इस तरीके का भी आ जाता है जिसको बहुत ध्यान देना होता है हम लोगों को। ये थोड़ा क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड होता है, बट बीते 2-3 सालों में क्वेश्चन इस टाइप का आ रहा है वैल्यू एडेड मेथड से, तो हमको इस पर प्रैक्टिस करना पड़ेगा, इसको स्किप नहीं कर सकते हम लोग, ठीक है। ये एक सवाल सफिशिएंट है बिकॉज क्वेश्चन इसी तरीके से हो रहा है। अच्छी बात सिर्फ इतनी सी है कि फॉर्मूला वही लग रहा है, फॉर्मूला नहीं बदल रहा है, लेकिन हाँ थोड़ा सा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, तो वहां थोड़ा सा बच्चों को दिक्कत हो जाता है। अब जो मैंने 2 क्वेश्चन यहां लिखा है ये दोनों सिंपल है, बट एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है। इसमें क्या है, हमसे बोल रहा है जीवीए एट एमपी निकालो। अब कॉमन सेंस कह रहा है कि जीवीए एट एमपी जो टर्म है जीवीए एट एमपी वो इस मेथड में आता है, ठीक है। तो जीवीए एट एमपी निकालना है, और वही पूछा भी है, मतलब हमको वैल्यू एडेड मेथड को अप्लाई करना है इस क्वेश्चन में। और कैसे मालूम चल रहा है कि यही अप्लाई करना है, क्योंकि जो क्वेश्चन में टर्म्स दिए नहीं पूरे, ये बेसिकली वैल्यू एडेड मेथड के ही टर्म्स हैं, ओके। ये ध्यान दीजिएगा, मैंने इस क्वेश्चन का जो सेकंड हिस्सा मैंने यहां सॉल्व किया है, तो थोड़ा सा बोर्ड को बहुत अच्छे से फॉलो करिएगा, मैंने कहां क्या क्या लिखा है, ठीक है। तो यहां पे फॉर्मूला वही सेम रहेगा, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस में आईसी, ठीक। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट हमारे पास कितना दिया क्वेश्चन में, जल्दी से देखते हैं नहीं दिया है, तो फॉर्मूला क्या रहेगा, वही जो मैंने बताया था, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस आईसी तो है। अब क्वेश्चन में डायरेक्टली सेल्स नहीं दिया है, डोमेस्टिक सेल्स दिया है, तो मैंने बताया था डोमेस्टिक सेल्स दिया होता है तो उसमें लोग एक्सपोर्ट को भी ऐड करते हैं, ठीक है। और चेंज स्टॉक तो उसमें दिया ही हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं है, और माइनस आईसी फॉर्मूले का पार्ट है। अब बस पुट करना है वैल्यूज को, तो डोमेस्टिक सेल्स हमारे पास यहां दिया है कितना 200, एक्सपोर्ट दिया है यहां 10, चेंज स्टॉक दिया यहां। लेकिन अब अच्छी बात क्या है ना, फॉर्मूले प्लस होता है, लेकिन यहां पे वैल्यू दिया -10, तो जो दिया है वही पुट करेंगे, कितना दिया है -10 फॉर्म माइनस आईसी। अब आईसी यहां पे कहीं दिख नहीं रहा है,
बट इस बात को हमको पता होना चाहिए कि आईसी का मतलब क्या होता है, परचेज। यहाँ परचेज हमारा दिया है 120, सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स, प्रोड्यूसर ने जो सिंगल यूज के तौर पे खरीदा है वो आईसी तो कहलाएगा। तो डायरेक्टली आईसी लिखा होता है, इसको एग्जांपल दे दिया है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। सॉल्व करते हैं, सॉल्व जब करेंगे ये कट गया तो 200 माइनस 120 कितना आएगा, 80 आएगा। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब एक छोटी सी बात पूछते हैं, अगर इसी सवाल में ये घुमा के कह दिया गया होता है, यही सवाल में कि इसमें हमको GV8 MP नहीं निकालना है, हमको इसमें क्या निकालना है, मतलब इसके जगह पे अगर ये लिखा होता कि हमको NVA@MP निकालना है, क्या निकालना है, NVA@MP, तब क्या करेंगे? तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर NVA@MP कहा होता तो भी हम पहले ही निकालते हैं, एज पर वैल्यू एडिट मेथड के बेसिस पे हम लोग GV8MP ही निकालते हैं, फिर उस GV8MP को उसमें कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे, मैंने बताया था पहले भी, जो निकालना है उसको यहां लिख देते हैं और जिसको कन्वर्ट करना है, इसे कन्वर्ट करना है, उसको यहां लिख देंगे। ठीक है, हमारे पास 3 फॉर्मूला था जो मैंने बहुत स्टार्टिंग में बताया था, ग्रॉस इक्वल डोमेस्टिक प्लस डेप्रिसिएशन, इसको याद कर लीजिए, नेशनल इक्वल ग्रॉस इक्वल नेट होगा, सॉरी, ग्रॉस इक्वल नेट प्लस डेप्रिसिएशन, नेशनल इक्वल डोमेस्टिक प्लस NFIA और MP इक्वल FC प्लस NIT, ये फॉर्मूला था। तो इसको इस्तेमाल करेंगे बैलेंसिंग करने के लिए। पहला टर्म जो होता है वो नेट और ग्रॉस को रिप्रेजेंट करता है, तो नेट इक्वल ग्रॉस, अगर हमको नेट का वैल्यू चाहिए तो इस डेप को वहां भेज देंगे, तो ग्रॉस, ये प्लस डेप्रिसिएशन है तो वहां गया तो माइनस, तो ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन करके हमें क्या मिल जाएगा, नेट का वैल्यू। तो ये तो बैलेंस हो गया। आगे VA सेम है, MP भी सेम है, तो सब कुछ सेम हो गया। अब बस वैल्यू पुट करना है। ये हमारे पास 80 था, डेप्रिसिएशन क्वेश्चन में दिया है, नहीं दिया है तो 0 मानेंगे, दिया है तो पुट करेंगे, कितना आया 60। तो अगर एग्जाम में ये कहा होता तो यहां तक आंसर किए होते, अगर ये कहा होता तो फिर इसको 2 स्टेप बढ़ा के यहां तक सॉल्व किए होते। ये भी ध्यान देना है, क्वेश्चन में इस तरीके से भी थोड़ा सा बदल सकता है। अब आते हैं एक लास्ट क्वेश्चन इस हेडिंग पे, मतलब हमारे इस मेथड पे। क्या सवाल है, हमें इसका चेंज इन स्टॉक निकालना है, तो कैसे निकालें? पहली चीज तो ये, चेंज इन स्टॉक किस फॉर्मूले में आता है, जो भी टर्म्स दिया है यहां पे क्वेश्चन में, उस हिसाब से चेंज इन स्टॉक यहां दिखा भी है और इसी फॉर्मूले में आता है वैल्यू एडिट मेथड में। बट बात क्या है ना, हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, NVA@FC, क्या दिया हुआ है, NVA@FC, याद रखिएगा। जब भी हमें किसी फॉर्मूले का कोई हिस्सा पूछता है, कोई पार्ट पूछता है, कोई पार्ट, तो होगा क्या, हमेशा हमको उस पार्ट को निकालने के लिए एक बड़ा सा हेडिंग दिया है। जैसे यहाँ पे अगर चेंज स्टॉक पूछा है जो कि फॉर्मूले का हिस्सा है, तो हमको उसके लिए एक बड़ा सा टर्म दैट इज NVA@FC दे दिया है, तो इस तरीके से हमेशा देगा। तो अब होता क्या है कि चेंज स्टॉक निकालने के लिए यहां पे है और ये किस फॉर्मूले में आ रहा है, GV8MP में आ रहा है, बट क्वेश्चन में दिया है NVA@FC। तो क्या करें, पहले हम लोग अगर ये निकालना है तो बेहतर क्या है, पहले जिस फॉर्मूले में आता है दैट इज GV8MP, उसको निकाल लेते हैं। किसको निकाल लेते हैं, GV8MP। अब ऑब्वियस सी बात है, इसका वैल्यू हम निकाल पाएंगे उसके ही मदद से जो इस जैसा दिखता है, और इसके जैसा यहाँ पे क्वेश्चन में कौन सा दिख रहा है, यही दिख रहा है, NVA@FC। तो हम क्या करने वाले हैं, इस NVA@FC को इसमें बदलने वाले हैं। क्यों, क्योंकि GV8MP मिल जाने के बाद हम स्टॉक का चेंज निकाल सकते हैं। अभी आगे बहुत सारे जाकर देखते हैं, कन्वर्ट इसी 3 फॉर्मूले की मदद से करेंगे। जैसे ग्रॉस इक्वल नेट प्लस डेप्रिसिएशन, तो नेट प्लस डेप्रिसिएशन, ठीक है। VAVSA में MP इक्वल FC प्लस NIT, तो यहाँ पे प्लस NIT जोड़ देंगे। तो सॉल्व करते हैं, तो NVA@FC में कितना दिया हुआ है, 200। डेप्रिसिएशन यहाँ पे नहीं दिख रहा है ना, बट हमें ये बात पता होना चाहिए कि डेप्रिसिएशन का भी एक नाम होता है, अदर नेम होता है। क्या होता है, यहां लिखा है कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड असेट्स। तो बहुत बार हमको सीधा डेप्रिसिएशन लिखा होता है और बहुत बार नहीं लिखा होता है। नहीं लिखा है तो कोई बात नहीं,
यहाँ पे उसका नाम तो बदल दिया है ना, तो वो दिया है तो उसको 0 मत मान लीजिएगा। 40 दिया तो 40 पुट करेंगे। हाँ अगर ये भी नहीं दिया होता तब 0 मान सकते हैं। प्लस NIT, यहाँ पे NIT दिया है, देखो इस क्वेश्चन में दिया था NIT, बट यहाँ तो नहीं दिया है ना, तो यहाँ नहीं दिया है तो 0 मान लेंगे। हालांकि इस बात को हमको पता होना चाहिए कि NIT का भी फॉर्मूला होता है, क्या होता है मैंने बताया था, IT माइनस में सब्सिडी। तो अगर NIT नहीं दिया है तो डायरेक्टली 0 नहीं मानना है। क्या पता NIT ना दे के IT दैट इज इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी वो यहां दिया होता, बट वो भी नहीं दिया है। तो जब सब कुछ नहीं दिया है, NIT नहीं दिया है, IT नहीं दिया है, सब्सिडी नहीं दिया है, तब आ जाकर हम 0 मान लेंगे। अब सॉल्व करते हैं, ये 240 हो जाएगा। तो हमारे पास GVA at MP कितना मिल गया 240। अब यहां पे इंपॉर्टेंट बात, हमने GVA at MP इसलिए निकाला बिकॉज इसके फॉर्मूले में चेंज स्टॉक आता है। कैसे? GVA at MP का जो फॉर्मूला था एज पर वैल्यू एडिड मेथड, क्या था, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस IC, और इसका फॉर्मूला क्या था, नेट सेल्स प्लस चेंज स्टॉक। हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, ध्यान से बात सुनिएगा, माइनस IC और ये GVA at MP। हमारे पास सारे वैल्यूज तो मालूम चल गए, हमने GVA at MP निकाल लिया, कितना 240। नेट सेल्स हमारे पास क्वेश्चन में दिया है, अब यहां डोमेस्टिक नहीं लिखा है तो उसको नेट सेल्स या सेल्स नहीं मान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, 400। चेंज स्टॉक हमको वही निकालना ही था तो उसको एज इट इज हम लोग छोड़ देंगे, माइनस IC दे दिया साफ साफ 100। सॉल्व करें तो 400 माइनस 100 हो जाएगा 300, और यहाँ 240 है, ये प्लस उधर गया तो माइनस, और वहां क्या रह गया चेंज स्टॉक। ये कितना मैथ से नहीं पाएगा, अब इतना मैथ आना चाहिए आप लोग को। ये आएगा हमारा -60, तो हमारा चेंज स्टॉक कितना आया -60। ये 3 न्यूमेरिकल्स मेरा मानना है सफिशिएंट है वैल्यू एडिड मेथड को अच्छे से समझने के लिए। ये हमारा भी एक मेथड था, अभी नेशनल इनकम में 2 मेथड और है, एक्सपेंडिचर और इनकम। उसके बाद भी हमारा एक टॉपिक और दैट इज रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी, इन्फ्लेटर, नॉट इन्फ्लेटर दैट इज डिफ्लेटर, और इंडेक्स नंबर जिसको बोलते हैं प्राइस इंडेक्स। तो पहले इतने भी काम करना है आप लोग को, 3 न्यूमेरिकल मैंने बताया। इसके पहले हम लोग पढ़ के गवर्नमेंट बजट, अब डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सपेंडिचर और इनकम मेथड। हम दोनों एक साथ पढ़ेंगे, एक्सपेंडिचर और इनकम मेथड। तो अब उस पर आते हैं। अब ये हमारा सेकंड मेथड है। हम लोग ने अभी इसके पहले जस्ट पढ़ा है मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम का, जो पहला मेथड था दैट इज वैल्यू एडिड मेथड, वो तो हो गया। अब हम लोग सेकंड में एक्सपेंडिचर मेथड और थर्ड में इनकम मेथड, इन दोनों को एक साथ पढ़ेंगे। रीजन, एग्जाम में बहुत बार ये दोनों साथ में भी आ जाता है, अलग अलग भी आता है, और कोई बहुत दिक्कत की बात नहीं है। मोस्टली क्या होता है ना, वैल्यू एडेड एकदम अलग आता है, उसका कोई कनेक्शन नहीं इन दोनों से, हालांकि कनेक्शन इन दोनों का आपस में भी नहीं है, इनकम और एक्सपेंडिचर का, बट जस्ट बिकॉज ऑफ पेयरिंग कि दोनों साथ में दे दिया जाता है मोस्टली, तो अलग भी पढ़ सकते हैं, एक साथ भी पढ़ सकते हैं। तो हमारे पास 2 मेथड बचे, एक्सपेंडिचर मेथड, इनकम मेथड। मैंने इनके भी फॉर्मूलाज उस दिन बहुत अच्छे से डिस्कस किए थे पहले वीडियो में, दोबारा वो वीडियोस जाके बार देखिएगा। एंड यहां भी फॉर्मूला लिखने जा रहे हैं तो समझिए चीजों को। एक्सपेंडिचर मेथड का जो नाम था वो था GDP MP, ठीक, और इनकम मेथड का NDP FC। अब कैसे निकलता है, GDP MP निकालना अगर है तो इसका फॉर्मूला क्या था मैंने बताया था, और मैंने कहा था कि जो जो टर्मिनोलॉजी हम इस्तेमाल करेंगे वो एग्जाम में क्वेश्चन में दिया होगा साफ साफ, अभी क्वेश्चन में दिखाएंगे भी। तो क्या क्या मैंने लिखवाया था अगर याद होगा तो, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट क्या था, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, ध्यान सुनिएगा, फुल फॉर्म हम बोल रहे हैं तो चाहो तो कॉपी में लिखते रहिए आप लोग। तो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, एंड लास्ट में क्या था, नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट फॉर्म में क्या था, एक्सपोर्ट माइनस में इंपोर्ट। और मैंने कहा था कि बहुत बार एग्जाम में क्या होता है ना, हमें कंफ्यूज करने के लिए ये जो टर्म है दैट इज ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन नहीं दिया होता है,
तो अगर नहीं दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है। इसका भी फॉर्मूला था क्या था, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन और लास्ट में चेंज इन स्टॉक, मतलब इन दोनों को जोड़ के ये मिल जाता है। तो अगर ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन नहीं दिया है तो जीरो नहीं मानना है, ये नहीं दिया है तो तुरंत हम लोग क्या करेंगे, ये देखेंगे GDFCF देना चाहिए, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। नहीं दिया तो जीरो मान सकते हैं, बट मोस्टली दिया होता है सब चीजें। उसके बाद इनकम मेथड जिसको हम NDP@FC कह रहे हैं, इसमें 3 वर्ड्स थे, क्या कहते हैं, COE प्लस OS प्लस MI। COE मतलब क्या था, कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, जो मैंने बताया था कि इसमें बेसिक दिया तो COE दिया रहेगा साफ साफ, नहीं दिया तो कोई बात नहीं। इसकी भी 3 चीजें थी, वेजेस एंड सैलरी इन कैश, वेजेस एंड सैलरी इन काइंड, ये सब प्लस में रहता है, या एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम, ये सब कुछ दिया होता है। तीनों को जोड़ के भी COE मिल सकता है, फिर अलग अलग मिल सकता है। COE क्या है, कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। यहां एक और लिखा बीच में OS। अब ये OS क्या है, बेसिकली OS तो मतलब होता है ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस मतलब होता है इसके 2 डिवीजन होते हैं, ये मैंने उस दिन नहीं बताया था, आज बता देते हैं। OS बेसिकली इनकम को रिप्रेजेंट करता है, और इनकम 2 तरीके से कमाया जा सकता है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी और इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप। मतलब इनकम हमारा 2 तरीके से हो सकता है, इट कैन बी अर्नड बाय प्रॉपर्टी बेसिस या फिर एंटरप्रेन्योरशिप बेसिस, मतलब कहीं हम काम किए वहां से पैसा कमा रहे हैं, या हमने अपना किसी को प्रॉपर्टी दिया उससे पैसा कमा रहे हैं। तो जब हम प्रॉपर्टी किसी को देकर पैसा कमाते हैं ना, तो 3 तरीके का हो सकता है, रेंट, इंटरेस्ट या फिर रॉयल्टी। ये 3 थे, तीनों दिया रहेगा या कोई एक दिया रहेगा, जो दिया लेना पड़ता है। और इंटरेस्ट क्या आता है, इसमें प्रॉफिट आता है, क्या आता है, प्रॉफिट। अब ये सबको जोड़ के प्रॉफिट 1 2 3 4, इन चारों को जोड़ के हम ऑपरेटिंग सरप्लस पा सकते हैं, और जो नहीं दिया जीरो मान लेंगे। लेकिन प्रॉफिट वाले केस में हम अगर नहीं दिया तो जीरो नहीं मानेंगे, क्योंकि इसका भी 3 टर्म्स था। क्या क्या था, हम छोटा लिख रहे हैं पर ध्यान सुनिए बात को, क्या क्या था, डिविडेंड, कॉर्पोरेट टैक्स, रिटेन अर्निंग। रिटेन अर्निंग के बहुत से नाम होते हैं, इसको बोलते हैं अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, जो हम पैसा बचा के रखते हैं, जैसे यहां लिखा भी है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, उसको रिटेन अर्निंग भी कहते हैं। कॉर्पोरेट टैक्स एंड डिविडेंड, ये सब प्रॉफिट का पार्ट है, ठीक है। तो ये तीनों सॉल्व करके हमारा MI दिया था क्वेश्चन में, इसका दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा NDP-FC मिल जाता है इनकम मेथड के तहत, इनकम मेथड के बेसिस पे। अब इस फॉर्मूले, दोनों फॉर्मूले को कैसे यहां इस्तेमाल करेंगे तीनों क्वेश्चन में, मैंने 3 सवाल लिया है। ये 2 सवाल जो है वो एक्सपेंडिचर मेथड पे है, और ये क्वेश्चन हमारा इनकम मेथड पे है। अभी एक सवाल और लेंगे जो कि इन दोनों मेथड को कंबाइंड एक सवाल बन सकता है एग्जाम में, वैसा क्वेश्चन नहीं, बट पहले 3 सीखते हैं। और सबसे बड़ी बात, फॉर्मूला अगर याद नहीं है तो हम दोबारा कह रहे हैं कोई भी न्यूमेरिकल नहीं लगा पाएगा, तो फॉर्मूला याद होना चाहिए पहली चीज। और जो हम न्यूमेरिकल पिकअप कर रहे हैं ना एग्जाम में, इससे ज्यादा हार्ड न्यूमेरिकल नहीं देता है, मोस्टली दे सकता है बट मोस्टली नहीं देता है। तो इस लेवल के भी क्वेश्चन अगर आते हैं, लगाना आता है, तो भी एग्जाम में क्वेश्चन फेस तो आराम से इंसान कर लेगा। अब यहां हमको निकालना क्या है, इनकम, सॉरी निकालना है नेशनल इनकम, बट ये मेंशन नहीं किया है कि किस मेथड से करना है। एग्जाम में तो मेथड लिखा होता है किस मेथड से करना है, नहीं लिखा है तो हमें वो मेथड खुद से डिसाइड करना होता है कि कौन सा मेथड चूज करे। हमारे पास 3 मेथड थे, वैल्यू एडेड, एक्सपेंडिचर, इनकम मेथड। तो इस क्वेश्चन में कौन सा मेथड लगेगा ये डिसाइड हमें खुद करना होता है, और इसको डिसाइड करने का तरीका बड़ा सिंपल है। जिसके टर्म्स यहां पे दिए हैं ज्यादातर, उसी का फॉर्मूला लगाना है। और यहां जितने भी टर्म्स दिखे ना, मोस्टली वो किसके हैं, एक्सपेंडिचर मेथड। कैसे मालूम चला, नेट एक्सपोर्ट दिया है, हाउस होल्ड कंजम्पशन, हाउस होल्ड बेसिकली हमारा वही प्राइवेट वाला है, जो है ना प्राइवेट फाइनेंस एक्सपेंडिचर, तो ये प्राइवेट ही है। तो प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दिया है,
गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दिया है। तो जो हमारा फॉर्मूला उसी तरीके से यहां दिया है, हम क्वेश्चन पढ़ दे रहे हैं। हाउसहोल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, चेंज इन स्टॉक, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, नेट एक्सपोर्ट, एनआईटी मतलब नेट इनडायरेक्ट टैक्स, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, सब कुछ दिया है। तो पुट करते हैं। पहली चीज तो ये नेशनल इनकम का भी नाम होता है, क्या मैंने बताया था लास्ट टाइम, एनएनपी एट एफसी। क्या था? एनएनपी एट एफसी। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर हम इस क्वेश्चन में अप्लाई करने जा रहे हैं कौन सा मेथड? बाय एक्सपेंडिचर मेथड। एक बात तो हम बताने ही भूल रहे, एग्जाम में स्टेटमेंट कैसे आंसर वो लिखते हैं, जिस तरीके से हम सॉल्व कर रहे हैं, बुक में क्या होता है वो डायरेक्टली सॉल्व करता है, तो हमें बुक से नहीं देखना है। जैसे हम बता रहे हैं तरीका कि हाउ टू राइट द आंसर, उसको बहुत ध्यान देना है कि इसी क्रम में, इसी पैटर्न में सॉल्व करना है हमें। तो एक्सपेंडिचर मेथड का जो फॉर्मूला तो पहले वो लिखेंगे, तो क्या फॉर्मूला था? जीडीपीएमपी का प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन एंड नेट एक्सपोर्ट। ये नहीं दिया था तो उसका दो नाम था, क्या क्या नाम था? ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक, ठीक है। और नेट एक्सपोर्ट क्या था? एक्सपोर्ट माइनस में इंपोर्ट। तो यहां पे जो दिया पुट करते हैं इजीली। जैसे प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दिया है 600, नाम थोड़ा अलग है लेकिन वही चीज है 600। गवर्नमेंट का भी दे दिया कितना? 200। बस पुट करना है, मैंने पहले ही कहा था कि बहुत हार्ड नहीं है, बस फॉर्मूला आना चाहिए। अब एक दिक्कत है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन यहां कहीं नहीं दिख रहा है, दिख रहा है लेकिन ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन के पहले डोमेस्टिक नहीं लिखा है, फिक्स लिखा है, तो ये तो नाम नहीं है। अब अगर ये नहीं है तो हमको ये देखना है कि क्या पता ये दिया हो। अब प्रॉब्लम क्या है ना कि हम तो लिखवाए हैं ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, यहां लिखा है ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, यहां क्या वर्ड मिसिंग है? यहां मिसिंग है डोमेस्टिक, है ना। तो होता क्या है ना एग्जाम में, डोमेस्टिक जो वर्ड है जो मैंने यहां भी लिखा है, यहां लिखा है, यहां लिखा है, तो ये डी है, जो डी लिखा हो या ना लिखा हो दोनों का मतलब सेम निकलता है। मतलब हम चाहते तो इस ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन को लिख सकते थे ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, दोनों का मतलब सेम होता है। उसी प्रकार यहां पे भी हम ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन को लिख सकते थे ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन, तो मतलब वही निकलता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो यहां जो लिखा है ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन वो बेसिकली यही दिया हुआ है, ये चीज। तो कितना दिया मैं यहां पे? 200। चेंज इन स्टॉक कहां गया? ये रहा 40 दिया हुआ है। फिर नेट एक्सपोर्ट दे दिया है कितना? अब इंपॉर्टेंट बात, नेट एक्सपोर्ट के पहले फॉर्मूले अकॉर्डिंग प्लस लगा है, बट यहां पे जो वैल्यू दिया है वो दिया -40, तो जो दिया है वही रखेंगे -40 प्लस फॉर्मूले का माइनस वैल्यू उसमें दिया था। अब सॉल्व कर लेते हैं, आंसर आ जाएगा। तो 600, 200, 800, 200, 1000, 1040, ये तो कट गया वैसे, तो 1000 आया। ये हमारा जीडीपी एट एमपी आया। हमें यहाँ पे जीडीपी एमपी नहीं निकालना था, ये तो हमारा ठीक है बाय एक्सपेंडिचर में ये निकला ठीक है, बट हमको तो एक्चुअल में नेशनल इनकम निकालना था ना। और ऑब्वियस सी बात है उसका नाम अलग होता है, एनएनपीएफसी होता है, हमने क्या निकाला है? जीडीपी एमपी। तो वही सेम बात, हमें इस जीडीपी एमपी को कन्वर्ट करना होगा एनएनपीएफसी में। मतलब हमें जो निकालना है उसमें यहां लिख दो एनएनपीएफसी। हमें एक्चुअल में जीडीपी एमपी हमें इसको कन्वर्ट करना है इसमें, तो जिसमें कन्वर्ट करना है उसको यहां लिखना है, और जिसको कन्वर्ट करना है उसको यहां लिखना है। अब बैलेंस करते हैं, और बैलेंस करने के लिए वही सेम बात, वो जो 3 फॉर्मूला था, कौन सा फॉर्मूला 3 था जो मैंने बताया था? क्या था फॉर्मूला? ग्रॉस इक्वल टू नेट प्लस डेप्रिसिएशन, नेशनल इक्वल टू डोमेस्टिक प्लस एनएफआईए, और एमपी इक्वल टू एफसी प्लस एनआईटी। ठीक है, तो यहां पे बैलेंस करते हैं, नेट इक्वल ग्रॉस, तो अगर हमको नेट निकालना है तो डेप वहां भेजते हैं, तो ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन, तो ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन होता है नेट।
नेक्स्ट क्या लिखा है एन, ये एन किसको रिप्रेजेंट करता है, नेशनल को। तो नेशनल इक्वल क्या होता है, डोमेस्टिक, नेशनल इक्वल डोमेस्टिक प्लस एनएफआई है। ये सब मैंने बताया है पहले वीडियो में, तो उसको बहुत ध्यान से देख लीजिएगा। पी सेम है, एफसी इक्वल एमपी, अगर हमको एफसी निकालना है तो एनआईटी वहां भेजते हैं, तो एमपी माइनस एनआईटी करके हमको एफसी मिल जाता है। इतनी बातें याद होना चाहिए कन्वर्जन के केस में। अब वैल्यूज पुट करते हैं, जैसे जीडीपी एमपी ने निकाला है कितना 1000, डेप्रिसिएशन उसने दिया है लेकिन नाम बदल दिया है। क्या नाम लिखा हुआ है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, जो मैंने बताया था इसी को क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन, तो 40 दिया हुआ है। अब एनएफआईए एज पर फॉर्मूला, एज पर कन्वर्जन के बाद प्लस दिखाया था, ठीक है। लेकिन अब बहुत ध्यान देना है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो जब फ्रॉम करेगा तो ये नॉर्मल केस है, तो जो दिया वही ले लेंगे। कितना दिया है 20, यहां फ्रॉम है बट यहां पे क्या लिखा है इस क्वेश्चन के अंदर 2, तो ये ध्यान देना, जब वो 2 होगा तो उसका मतलब क्या है बताएंगे वहां पे, बट यहां फ्रॉम तो नॉर्मल केस है, ठीक। लास्ट है एनआईटी, क्वेश्चन एनआईटी दिया है, बिल्कुल दिया है, 120 दिया है। सॉल्व कर लेते हैं, 1000 माइनस 40 960 प्लस 20 980 माइनस 120 कितना हो जाएगा 860, तो ये हमारा नेशनल इनकम निकल गया, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल सवाल है लेकिन एग्जाम में 4 नंबर तक आ जाता है, इसको ध्यान देना है। अब इसी तरीके से भी होगा, बस इसमें मैंने कुछ चेंजेस किया है। दोनों सवाल देखने में सेम लग रहा है बट है कुछ अलग, देखते हैं कैसे। यहां भी जो कंटेंट दिया है इस पूरे क्वेश्चन में वो एक्सपेंडिचर मेथड का दिया है। कैसे मालूम चल रहा है, देखिए, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, मैंने शॉर्ट लिखा है, फुल फॉर्म बोल दे रहा है, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, चेंज इन स्टॉक, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, नेट एक्सपोर्ट, ये सब किसके टर्म्स हैं, एक्सपेंडिचर मेथड के। तो ऑब्वियस बात है जब इसका हिस्सा दिया है तो फॉर्मूला भी उसी का लगेगा। तो सेम तरीके से मैंने फॉर्मूला फिर लिखना होगा हम लोग को, बाई एक्सपेंडिचर मेथड, अब तो शॉर्ट लिख रहे हैं हम, जीडीपी एमपी क्या होता है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट, इसके दो टर्म्स थे, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक। ये सब फॉर्मूलाज हम चाहेंगे आप लोग ढंग से लिख के पढ़िए, क्योंकि लिखने से ही याद आता है। हम भी चाहें तो फॉर्मूला लिखा है सीधा वैल्यू पुट कर सकते थे, बट हम भी क्या कर रहे हैं बोर्ड पे बार बार लिख रहे हैं, क्यों, ताकि मुझे भी याद रहे और उसी चीज को समझिए आप लोग कि लिख के याद होता है, अदरवाइज वो फॉर्मूला अपने आप माइंड से निकल जाता है। अब हमारा काम है वैल्यूज पुट करना, हालांकि यहाँ निकालना कुछ और है, बट ऑब्वियस सी बात है जो भी निकालना है वो तो तभी निकाल पाएंगे ना जब हम एक्सपेंडिचर मेथड लगा के जीडीपी भी पालेंगे, क्योंकि एक बार ये मिल जाएगा फिर तो कन्वर्ट कर ही लेंगे उसको उसमें, जैसे यहाँ कन्वर्ट किए थे, तो पहले ये निकालते हैं। तो सब कुछ वैल्यूज दिया है, क्या क्या, ये वाला जो दिया पहला वाला यहाँ दिया कितना 8000, गवर्नमेंट का क्या दिया हुआ है 3000, ये दोनों मोस्टली एग्जाम में दिया होता है। अब इसकी जब बात करेंगे तो यहाँ पे हमको इस बार क्वेश्चन में जो दिया है ना 400 ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, मतलब ये वाला दिया टर्म है ना, कितना दिया है 400। अब ऑब्वियस सी बात है ये दिया है तो हमको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चेंज इन स्टॉक भी लेना पड़ेगा, जो कि यहां दिया कितना 50, ठीक। लास्ट क्या है, ये दोनों हो गया, लास्ट नेट एक्सपोर्ट यहां दिया है। अब फॉर्मूला तो प्लस है लेकिन कितना दिया वैल्यू -60, तो -60 लेंगे, ठीक है। वो सवाल को उधर है, दोनों मिक्सअप मत कर दीजिए आप लोग, थोड़ा बगल में लिखा रहा है, अब ठीक है, ओके। तो कितना है सॉल्व करने पाएगा 8000 3000 11000 11450 माइनस कितना करेंगे तो 11390 में भी हमसे गलती हो जाए कैलकुलेशन में तो उसको इग्नोर करिएगा। तो ये हमारा जीडीपी एमपी आ गया, ठीक है। लेकिन हमको निकालना क्या था एनएनपी एमपी, हर बार हमको नेशनल इनकम ही निकालने की कोई जरूरी नहीं है, बहुत बार नाम बदल सकता है, तो जो नाम देगा वही निकालेंगे। यहाँ नाम क्या दिया इस बार एनएनपी एमपी, तो मैंने कहा था यहाँ पे कि जो निकालना है उसको यहां लिखना है हमको, इधर अपने लेफ्ट साइड, तो हमको निकालना क्या है एनएनपी एट एमपी, और मैंने कहा था जिसको कन्वर्ट करना है हमें इसे कन्वर्ट करना है तो उसको वहां लिखेंगे जीडीपी एट एमपी, तो हमें इसे कन्वर्ट करना है इसमें,
तो जिसमें कन्वर्ट करना है तो उसको मैंने यहां लिखा और बाकी वहां लिख दिया। अब मैच करते हैं। पहला टर्म नेट होता है तो नेट इक्वल ग्रॉस, हमने बताया था नेट का मतलब क्या होता है, डेप वहां ले जाए तो नेट इक्वल ग्रॉस क्या होता है, माइनस डेप्रिसिएशन। एन और डी ये नेशनल डोमेस्टिक है, तो नेशनल इक्वल क्या होता है, डोमेस्टिक प्लस एनएफआईए। याद कर लीजिए, पहला टर्म में नेट और ग्रॉस आता है, सेकंड टर्म में नेशनल डोमेस्टिक आता है, थर्ड टर्म में पीपी दैट इज प्रोडक्ट सेम होता है, फोर्थ टर्म में एमपी और एफसी आ सकता है, बट यहां दोनों सेम सेम है। तो नेशनल इक्वल डोमेस्टिक प्लस एनएफआईए, पी सेम है एमपी सेम है, तो हो तो क्या, ये हमने निकाला 11,390। डेप्रिसिएशन क्वेश्चन में दिया है, हाँ दिया है, नाम बदल के दिया है, कितना दिया है 40। इसको भी याद है कि डेप्रिसिएशन का नाम बार बदल देता है क्वेश्चन में। अब आता है मेन हिस्सा, क्या था, एनएफआईए, ये प्लस एज पर फॉर्मूला था, एज पर कन्वर्जन था। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जो कि यहां लिखा था, ठीक है। लेकिन हमारे क्वेश्चन में इस बार क्या लिख दिया है, टू अब्रॉड। तो ये प्लस तो फॉर्मूले का है वो ठीक है, लेकिन अगर फ्रॉम अब्रॉड नहीं दिया है, दोबारा सुन लीजिए, फ्रॉम अब्रॉड नहीं दिया है, टू अब्रॉड दिया है, तो उस टू के वजह से यहां पे एक माइनस आ जाएगा। फिर से बोलते रहे, ये प्लस जो यहां पे लिखा है प्लस, ये प्लस तो बिकॉज ऑफ कन्वर्जन आया था, उसको कोई दिक्कत ही नहीं है। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड अगर दिया होता तो नॉर्मल केस जो मैंने वहां पे रखा था, फिर जो वैल्यू दिया है मैंने वही पुट कर दिया, बट यहाँ पे 2 लिखा है टीओ, इसलिए यहाँ पे एक माइनस आया। और इस 2 का मतलब बड़ा सिंपल है कि हमने ज्यादा बाहर भेजा है, बाहर से आया कम है, ठीक है। तुम्हारा पैसा बाहर ज्यादा गया है, बाहर से पैसा आया कम है, तो इसलिए 2 मतलब माइनस। अब ये माइनस तो 2 की वजह से आया, अब इसका जो खुद का वैल्यू है वो भी माइनस में दिया है, तो -80 रखेंगे। दोबारा कह रहे हैं, ये प्लस बिकॉज ऑफ कन्वर्जन आया, ये माइनस बिकॉज ऑफ वहां पे 2 दिया है इसलिए आया, और ये -80 बिकॉज क्वेश्चन में इसका वैल्यू दिया ही था। अगर लिखा होता +80 तो +80 लिखते हैं, अगर लिखा होता +50 तो +50 लिखते, जो लिखा वही लिखते हैं। ये 2 है इसलिए माइनस आया, ये प्लस बिकॉज फॉर्मूले में कन्वर्जन किए थे हम लोग। अब सॉल्व करते हैं, तो ये माइनस करने को जाएगा 11,350, माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये कितना सॉल्व करने पाएगा 11,430, ये हमारा आंसर आ गया। दोनों क्वेश्चन सेम टाइप का था, लेकिन इसका जो कैलकुलेशन था वो थोड़ा सा टिपिकल था, इस बात को ध्यान देना है। ये 2 क्वेश्चन था एक्सपेंडिचर मेथड पे। अब आते हैं इनकम मेथड पे। ये क्वेश्चन इनकम मेथड का है, ये मालूम कैसे चल रहा है, ऑपरेटिंग सरप्लस, डोमेस्टिक इनकम और सीओई दिया है, रेंट इंटरेस्ट दिया है, इनडायरेक्ट टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, सब्सिडीज, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, मिक्स्ड इनकम, ये सब किसके टर्म्स है, इनकम मेथड के। तो हमको ये पता होना चाहिए किसका ये टर्मिनोलॉजीज है। अब इस सवाल में हमसे पहले क्या पूछ रहा है, ऑपरेटिंग सरप्लस, हमसे मतलब कंप्लीट इनकम मेथड अप्लाई करने के पहले तरीका है, तो कोई बात नहीं, जो कहा है पहले वही निकालते हैं। तो इस सवाल में हमको पहले निकालना है ऑपरेटिंग सरप्लस, और मैंने यहाँ पे प्रॉपर बताया है कि ऑपरेटिंग सरप्लस का जो फॉर्मूला है, यहां देख सकते हैं, ये मैंने प्रॉपर लिखा है। ऑपरेटिंग सरप्लस का पूरा जो बनाया है डब्बा, बॉक्स बनाया है ना, ये पूरा फॉर्मूला है। ऑपरेटिंग सरप्लस बेसिकली इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप, उन दोनों का सम होता है। और इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में 3 आता है, रेंट, इंटरेस्ट, रॉयल्टी। इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप में 1 आता है, प्रॉफिट। प्रॉफिट में 3 आता है, डिविडेंड, कॉर्पोरेट टैक्स एंड रिटेन अर्निंग। तो इसमें 2 आता है, 2 क्या प्रॉफिट लिखते हैं, तो क्या क्या आता है, रेंट, इंटरेस्ट, रॉयल्टी एंड प्रॉफिट। रेंट क्वेश्चन में दिया है, रेंट इंटरेस्ट एक साथ दे दिया है, तो कोई बात नहीं, एक साथ ले लेंगे लोग। कितना दिया है 800। रॉयल्टी दिया है, इस पूरे क्वेश्चन में रॉयल्टी नहीं दिया है, तो अब जो रॉयल्टी नहीं दिया 0 मान सकते हैं, ठीक है। प्रॉफिट नहीं दिया है, तो प्रॉफिट नहीं दिया तो कोई बात नहीं। इसका फॉर्मूला क्या है प्रॉफिट का, क्या क्या था, डिविडेंड, कॉर्पोरेट टैक्स और रिटेन अर्निंग, ये 3 था ना जो हमने वहां लिखा है। तो यहाँ डिविडेंड दिया है 940, कॉर्पोरेट टैक्स वो भी दिया है 460। अगर डिविडेंड नहीं दिया होता तो 0 मान लेते हैं, कॉर्पोरेट टैक्स नहीं दिया तो 0 मान लेते हैं, क्योंकि अब इसमें नहीं दिया तो कोई बात नहीं। रिटेन अर्निंग दिया है, नाम बदल दिया है, क्या दिया हुआ है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, कितना दिया हुआ है 300। सॉल्व करें तो
800, 940, 460, 300 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा 40 में आ गया 500, 500, 900, 1400, 1700, 2500 कितना आया? 2500। दोबारा कहने गलती अगर होगा तो ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो ये हमारा 2500 ऑपरेटिंग सरप्लस आ गया, हमारा पहला पार्ट तो कंप्लीट। अब सेकंड पार्ट इसमें कह रहा है हमको निकालना है डोमेस्टिक इनकम। और मैंने कल बताया था जिस प्रकार नेशनल इनकम का नाम होता है एनएनपीएफसी, उसी प्रकार डोमेस्टिक इनकम का भी नाम होता है। इसका नाम क्या होता है? इसको बोलते हैं एनडीपीएफसी। क्या बोलते हैं इसको लोग? एनडीपीएफसी। और इत्तेफाक से इनकम मेथड के जो अप्लाई करते हैं, जो नाम मिलता है वो भी एनडीपीएफसी ही होता है। तो हमारे लिए अच्छी बात है, हमें सिंपली सिर्फ इनकम मेथड लगा देना है, एनडीपीएफसी निकालना है, जिसको हम डोमेस्टिक इनकम कहते हैं। और ये जो एनडीपीएफसी निकालने जा रहे हैं ये एक्चुअल में हम बाय इनकम मेथड लगाने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो फॉर्मूला क्या था? वहां लिखा है COE प्लस OS प्लस MI। हमारे पास COE क्वेश्चन में दिया है, बिल्कुल दिया है। कितना दिया है? 2000। नहीं दिया हो तो जीरो मान लेते हैं, हालांकि ऐसा नहीं है। अगर नहीं दिया है तो एक झटके में जीरो नहीं मानना है। क्या पता वो ना देके इन तीनों में से कोई एक दिया हो, वेजेस सैलरी कैश, वेजेस सैलरी काइंड, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। अगर ये तीन में नहीं दिया होता तब हम COE को जीरो मान लिए होते, ठीक है। तो ये तो दिया है। ऑपरेटिंग सरप्लस हमने निकाल लिया है, कितना ऊपर? 2500। अब देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, अगर इस क्वेश्चन में हमको ऑपरेटिंग सरप्लस पहले निकालने को नहीं कहा होता और हमको डायरेक्टली एनडीपीएफसी निकालना रहा होता तो ये जो पूरा मैंने कैलकुलेशन किया ऑपरेटिंग सरप्लस का वो हमको यहां करना पड़ता फिर ओएस निकालने के लिए। बट यहां पर निकला है तो सीधा पुट कर दिया हम। एमआई क्वेश्चन में दिया है कितना? 200, 2000, 2500, 4500, 4700। तो हमारा एनडीपीएफसी कितना आ गया? 4700। आई बिलीव अगर इसी में हमसे ये जोड़ दिया होता कि इसका हमको नेशनल इनकम निकालना है, एनएनपीएफसी निकालना है, तो इस एनडीपीएफसी को एनएनपीएफसी में कन्वर्ट आई बिलीव आप लोग कर लोगे। इन केस अगर नहीं कर पाते हो तो वो भी देख लेते हैं, क्या पता इसी सवाल में कह दिया होता कि डोमेस्टिक इनकम का निकाल के इसका नेशनल इनकम निकालिए, और उसका नाम क्या होता है? नेशनल इनकम का एनएनपीएफसी होता है ना, नेशनल इनकम का। अब ऑब्वियस सी बात है जो निकालना है उसको यहां मैंने लिख दिया और जिसको कन्वर्ट करना है दैट इज एनडीपीएफसी को उसको यहां लिखना पड़ेगा। मैच करते हैं, एन एन सेम है, सेकेंड टर्म नेशनल था, यहाँ पे डोमेस्टिक, तो नेशनल इक्वल डोमेस्टिक, यहां मैंने लिखा फॉर्मूला क्या होता है? प्लस एनएफआईए। और बाकी सब कुछ तो सेम है, पी सेम है, एफसी सेम है। एनडीपीएफसी में कितना निकाला है? 4700। अब प्लस एनएफआईए तो फॉर्मूले में कन्वर्ट करने में आया था, लेकिन अब ऊपर फिर देखिए लिखा है टू अब्रॉड। क्या लिखा है? तो ये प्लस तो फॉर्मूले में था, जस्ट बिकॉज टू लिखा है तो मैंने यहां बताया था ना माइनस लग जाता है, ये माइनस लगा है बिकॉज यहाँ पे क्वेश्चन में 2 दिया था, ठीक है। तो यहां भी मैंने माइनस भी लगाया बिकॉज क्वेश्चन में 2 दिया था। उसके बाद जो भी वैल्यू दिया है वो पुट हो जाएगा। वहां दिया था -80 तो मैंने वो पुट किया, यहां दिया है 150 मैंने वो पुट कर दिया। सॉल्व करते हैं, ये आएगा 4550। इतने हमारे वैरायटीज थे। हम बेसिकली जो एक और सवाल पिकअप करने जा रहे थे या चाह रहे थे पिकअप करना, दैट इज जिसमें दोनों एक साथ हो जाता है कंबाइंड, वो नहीं पिकअप करेंगे बिकॉज ले देके जो मैंने 3 क्वेश्चंस पिकअप किया इन दोनों मेथड्स का ये सफिशिएंट है। उसमें क्या होता है जब दोनों एक साथ देता है, होता इसी प्रकार है, बस होगा क्या ना, यहां वाला कंटेंट, यहां वाला इसका कंटेंट और इसका कंटेंट, मतलब इनकम मेथड का और एक्सपेंडिचर मेथड का दोनों कंटेंट जोड़ देगा और सवाल में एक साथ पूछ देगा कैलकुलेट नेशनल इनकम बाय बोथ द मेथड। तो मतलब जो हमने सॉल्व किया है ना इस तरीके से अलग अलग, वहां पे एक साथ कर देगा। अब एक साथ जब करेगा तो जाहिर सी बात है जो टर्म्स हैं, जो मैंने यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 टर्म्स लिखा था, यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टर्म, तो वहां पे क्या होगा 18 टर्म एक साथ दे देगा। अब हमको उस 18 में से अलग अलग छांटना पड़ता है कि एक्सपेंडिचर कौन सा हिस्सा है, इनकम कौन सा हिस्सा है। तो ये एक तरीके से बस अगर दोनों एक साथ भी करेगा तो जो हमने यहाँ अलग अलग किया वहां हमको उसमें से छांट के भी वही सेम तरीके से करना होता है। हाँ लेकिन वहां पे एक फायदा है,
जब हमारे सवाल में दोनों मेथड एक साथ दे देता है, पूछेगा एक ही चीज लेकिन मेथड कह देगा दोनों मेथड से करिए, तो इसमें फायदा क्या है ना कि हम किसी भी मेथड से नेशनल इनकम निकाले। हमारे पास 3 मेथड थे, 1 2 3 मेथड कोई भी हो, अगर हम नेशनल इनकम निकालते हैं तो इसमें अच्छी बात ये होती है ना कि आंसर सेम आता है। यहाँ पे तीनों सवाल अलग है, इसने आंसर अलग लगाया है। वहां पे तो एक ही सवाल रहेगा जिसमें सब मिक्सअप कर देगा, तो मिक्सअप भले ही करेगा लेकिन जो टर्म्स इस्तेमाल करेंगे, इनकम का अलग, एक्सपेंडिचर अलग, तो आंसर जो आएगा दोनों मेथड को लगा के नेशनल इनकम का वो सेम आता है। तो वो देखिएगा, बाकी होना इसी प्रकार है। तो फॉर्मूला याद होना चाहिए एंड जो बेसिक मैंने क्वेश्चन पिकअप किया एंड कैसे सॉल्व कर रहा है तरीका ये भी देखिएगा, बिकॉज बुक में जो सॉल्व किया वो तरीका थोड़ा टफ रहता है, मतलब उसमें सब एक साथ प्लस माइनस कर देता है जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता है। तो बेहतर होता है इस तरीके से करिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। हाँ लेकिन एग्जाम में बैठ के पूरा सवाल मत लीजिएगा, ये मैंने इसलिए लिखा बिकॉज मुझे बोर्ड पे क्वेश्चन कैसे बताएंगे आप लोग को, तो ये मैंने क्वेश्चन अपने सहूलियत में लिखा है, कन्वीनियंस में लिखा है। आप लोगों को सिर्फ यहाँ सॉल्व करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, या यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। चलिए ये हमारा नेशनल इनकम का इतना हिस्सा हो गया। इसमें नेशनल इनकम में 2 टर्म्स रह गए हैं, वही रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी एंड डिफ्लेटर। तो उस पे भी न्यूमेरिकल बहुत थोड़ा सा है, 5 मिनट लगेगा, वो जान लेते हैं, फिर इस वीडियो को फाइनल करते हैं नेशनल इनकम के, ठीक है। अब ये हमारा नेशनल इनकम का न्यूमेरिकल सेगमेंट का लास्ट हिस्सा है, जिसका नाम क्या है, रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी एंड डिफ्लेटर। ये सबसे इजीएस्ट है, क्योंकि जो मेथड्स ऑफ कैलकुलेट नेशनल इनकम था 3 मेथड्स, वो थोड़ा सा बच्चों को हार्ड पड़ जाता है, लेकिन ये अगर आता है ना तो एग्जाम में 2 नंबर 1 नंबर भी आता है, बट स्टिल आता तो है। और इसकी न्यूमेरिकल ज्यादा आसान होता है क्योंकि इसका फॉर्मूला सिर्फ एक है, एक ही फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है, हालांकि फॉर्मूला 2-3 बन सकते हैं बट याद एक ही रखना है, कौन सा, जो बताने जा रहा है। रियल जीडीपी इक्वल टू होता है नॉमिनल जीडीपी अपॉन में प्राइस इंडेक्स इनटू में 100, ये इंडेक्स है। मैंने इन सब का ब्रीफिंग अपने फर्स्ट लेक्चर में किया हुआ है कि प्राइस इंडेक्स क्या होता है, रियल जीडीपी क्या होता है, नॉमिनल जीडीपी क्या होता है, वहां पे देख सकते हैं आप लोग। लेकिन यहां पे हमारा मोटिव है कि इसको न्यूमेरिकली कैसे सॉल्व करेंगे इस फॉर्मूले के बेसिस पे। पहली चीज, इस फॉर्मूले में जो टर्म्स इस्तेमाल हो रहे हैं वो थोड़ा ध्यान देना है। कैसे, बहुत बार रियल जीडीपी की जगह पे नाम बदल सकता है, तो नाम क्या दे देगा, जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस। हालांकि मोस्टली रियल जीडीपी लिखा होता है, बट इन केस नाम बदलेगा तो कंफ्यूज नहीं होना है। नॉमिनल जीडीपी का भी एक नाम दे सकता है, जीडीपी एट करंट प्राइस, ठीक है। और प्राइस इंडेक्स का भी नाम बदल सकता है, क्या सकता है, डिफ्लेटर, ठीक है। अब एक बात और, मैंने तो एक ही फॉर्मूला लिखा, हम चाहें तो इसी एक फॉर्मूले से 2-3 फॉर्मूला और बना सकते हैं। जैसे कि अगर हम प्राइस इंडेक्स वहां भेज दें तो रियल जीडीपी नीचे आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा फॉर्मूला हमारा एक और, प्राइस इंडेक्स इक्वल टू, ऊपर तो रखा है नॉमिनल जीडीपी अपॉन में रियल जीडीपी आ जाएगा, ठीक, इनटू 100 तो है ही। तो इसका मतलब ऐसे लोग सफलिंग करके फॉर्मूला बहुत समझते हैं, तो बेहतर है कोई एक ही याद रखा जाए, तो हम लोग ये याद रखते हैं। अब इसकी न्यूमेरिकल कैसे आता है, बहुत सिंपल आता है। हमारे पास 3 टर्म्स हैं, कैसे, पहला टर्म रियल जीडीपी, दूसरा टर्म नॉमिनल जीडीपी एंड तीसरा टर्म प्राइस इंडेक्स। तो 3 में से कोई 2 देगा, तीसरा पूछ देगा। अब जो भी 2 देगा उसको पुट करना है, जो तीसरा नहीं दिया उसको छोड़ देना है। जैसे मैंने यहां सवाल दिया है, रियल जीडीपी दिया है, प्राइस इंडेक्स बेस 100, लेकिन इसका कितना वैल्यू दिया है, 110। तुम इसको लेते हैं जो बाहर दिया होता है, 100 के बेसिस पे 110 है, तो हमको 110 को लेना है और निकालना क्या है, नॉमिनल जीडीपी। तो ठीक है, रियल जीडीपी का फॉर्मूला मैंने बगल में लिखा है, क्या है, नॉमिनल जीडीपी अपॉन में प्राइस इंडेक्स इनटू में 100, ठीक। पुट करते हैं वैल्यूज को। रियल जीडीपी हमारे पास 300 है, नॉमिनल जीडीपी हमको निकालना है, तो उसको हम लोग ऐसे ही छोड़ देंगे। प्राइस इंडेक्स उसमें 110 दिया है, इनटू 100। अब इसको यहां रहने देते हैं
ये तो मैथमेटिकल चीज है, बेसिक मैथ है। ये डिवाइड उधर गया तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई उधर गया तो डिवाइड में आ जाएगा, और वहां पर छूट गया नॉमिनल जीडीपी। सॉल्व कर लेते हैं, कितना आया 330 नॉमिनल जीडीपी। अब इसी बेसिस पे, इसी तरीके से हम लोग न्यूमेरिकली सॉल्व करते हैं इसको भी। एक और मैंने लिया सवाल सेम तरीके से है। इसमें क्या है, रियल जीडीपी दिया है, नॉमिनल जीडीपी दिया है, प्राइस इंडेक्स पूछा है, तो बेवजह का हमको फॉर्मूला बदलना नहीं है, सेम फॉर्मूला लेते हैं। क्या था, रियल जीडीपी क्वेश्चन क्या था, नॉमिनल जीडीपी अपॉन प्राइस इंडेक्स इनटू 100। ठीक, ये दिया है मेरे पास 520, ये दिया है मेरे पास 650। प्राइस इंडेक्स हमको निकालना है, तो उसको हम लोग ऐसे ही छोड़ देते हैं इनटू 100। प्राइस इंडेक्स डिवाइड, उधर क्या तो ऊपर चला जाएगा, ये ऊपर है, उधर क्या नीचे आ जाएगा, और ऊपर 650 तो है ही 800। अब किससे कट रही है ये कट रहा है 13 से, ये आएगा 5, ये आएगा 4, ये कट रहा है 25 आएगा, 1 0 कट गया तो आएगा हमारा 125। तो प्राइस इंडेक्स कितना हमारा आएगा 125। ये सवाल 2 नंबर का होता है। तो हम लोग ने अभी तक गवर्नमेंट बजट का, नेशनल इनकम का प्रॉपर न्यूमेरिकल देख लिया। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, मल्टीप्लाई के न्यूमेरिकल्स। तो अभी तक जितना बताए हैं न्यूमेरिकल्स, उन सभी को अच्छे से लिख लिख के पढ़ लीजिए आप लोग। बिलीव मी, इसके बियॉन्ड ज्यादा न्यूमेरिकल आने के चांसेस हार्ड फॉर्म में तो नहीं है, आ सकता है लेकिन बहुत रेयर है। जो बिल्कुल बच्चे नहीं पढ़े हैं तो उनके लिए इतने न्यूमेरिकल्स तो पढ़ना मस्ट है, किसी कीमत पे पढ़ना मस्ट है। इसके बाद भी अगर मौका मिलेगा तो और बता सकते हैं, बट इतना फिलहाल के लिए सफिशिएंट है नेशनल इनकम से। अब बात करेंगे इसके बाद हम लोग एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, मल्टीप्लाई न्यूमेरिकल्स को। फिलहाल इसको यहाँ पर रोकते हैं, नेशनल इनकम न्यूमेरिकल्स को। ओके, तो ये हमारा अब न्यूमेरिकल सेगमेंट का, मैक्रोइकोनॉमिक्स के न्यूमेरिकल सेगमेंट का लास्ट चैप्टर है। हम लोग ने अभी तक डिस्कस कर लिया गवर्नमेंट बजट न्यूमेरिकल्स, नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल्स। अब बचा है एग्रीगेट डिमांड एंड मल्टीप्लायर के न्यूमेरिकल्स। आप लोग के कन्वीनियंस के लिए मैंने क्या किया ना, यहाँ पूरे जो फॉर्मूलाज इस्तेमाल हो सकते हैं नेशनल एग्रीगेट डिमांड में, मैंने सब लिख दिया है। ठीक है, अब ये सारे फॉर्मूला हम बेसिकली उस दिन न्यूमेरिकल जब थ्योरी पढ़ाए थे एग्रीगेट डिमांड का, आई थिंक वीडियो नंबर 2nd 3rd था, बिकॉज पार्ट 1 एंड पार्ट 2 मैंने अपलोड किया था। मैंने प्रॉपर पूरा फॉर्मूला डिस्कस भी किया था। दोबारा एक बार ब्रीफ कर दे रहे हैं। एडी मतलब एग्रीगेट डिमांड क्या होता है, सी प्लस आई कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट, एएस दैट इज एग्रीगेट सप्लाई जिसको हम इनकम भी कहते हैं, वाई कहते हैं, जिसको हम सी प्लस एस कहते हैं कंजम्पशन प्लस सेविंग। सी जो यहां लिखा है उसका अपना खुद का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, सी बार प्लस बी वाई। सी बार मतलब ऑटोनमस कंजम्पशन, बी मतलब एमपीसी जो आगे मैंने लिखा है, वाई मतलब इनकम। एस का होता है फॉर्मूला सेविंग का होता है माइनस सी बार प्लस बी डैश वाई। माइनस फॉर्मूले का पार्ट है, सी बार वही ऊपर वाला है, बी यहाँ बी डैश, यहाँ बी डैश क्या है एमपीएस, ऊपर बी एमपीसी था। याद कैसे करेंगे, सी वाले में एमपीसी, एस वाले में एमपीएस। ठीक है, वाई तो सेम है। फिर उसके बाद एमपीसी एमपीएस इन दोनों का सम होता है 1, एपीसी एपीएस इन दोनों का सम होता है 1। ये एमपीसी एमपीएस क्या है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। एपीसी एपीएस क्या है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एपीएस एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। इन सब का मीनिंग हम लोग प्रॉपर डिस्कस किए थे थ्योरी क्लास में, वहां जाके देखिएगा। फिर एमपीसी एमपीएस एपीसी एपीएस इन चारों का भी अपना फॉर्मूला होता है। ये सब बेसिकली काम, ये फॉर्मूला बेसिकली काम आता है न्यूमेरिकल, वो टेबल न्यूमेरिकल लगाते वक्त। यहां मैंने कोई भी क्वेश्चन टेबल वाला नहीं लिया है क्योंकि एग्जाम में मोस्टली टेबल वाला न्यूमेरिकल नहीं आता, बट फिर भी वो भी एक बार देख सकते हैं। अगर डायग्राम बनाना आता तो टेबल बनाना आता ही होगा, तो उसमें बहुत हम लोगों को टाइम नहीं लगता। अब काम की बात यहां शुरू होता है कि अगर हमारा इकोनॉमी इक्विलिब्रियम पे है तो ऐसे केस में हम इन दोनों को दैट इज एडी और एएस को इक्वल कहते हैं। क्यों कहते हैं, मैंने तो बताया था कि एडी और एएस मतलब जिस कंट्री का एस्टिमेटेड डिमांड एग्रीगेट डिमांड और एस्टिमेटेड एग्रीगेट सप्लाई आपस में बराबर होता है, वो होता है इक्विलिब्रियम कंडीशन। ठीक है,
एएस को हम वाई कहते हैं, एडी का फॉर्मूला सी प्लस आई ऊपर लिखा है, तो इस तरीके से हमको एक फॉर्मूला और मिल गया, क्या मिल गया, वाई इक्वल टू सी प्लस आई। और अगर हम एएस को एएस रहने देते हैं और एडी को एडी, एएस का होगा सी प्लस एस, एडी का होगा सी प्लस आई, यहां लिखा है टॉप पे, तो सीसी कट गया, बचा क्या, एस और आई। तो ये भी एक फॉर्मूला बना कि अगर इक्विलिब्रियम कंडीशन है तो उस देश में, उस कंट्री में सेविंग और इन्वेस्टमेंट, जो कि दोनों प्लांट होता है, एक्चुअल में होता, वो भी आपस में बराबर आता है। यहां मैंने लास्ट 10 वाले में एक नया टर्म लिखा है जिसको हम के कहते हैं। क्या कहते हैं, के मतलब मल्टीप्लायर, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। इसका बहुत छोटा सा ब्रीफ बताते हैं, फिर टॉपिक पे आते हैं, बिकॉज इसका न्यूमेरिकल हमारे ज्यादा काम का है, थ्योरी पार्ट आ सकता है बट वो उतना रिलेवेंट नहीं है फिलहाल मेरे अकॉर्डिंग। के क्या है, मल्टीप्लायर। इसका मतलब क्या होता है, किसी भी कंट्री में अगर हमने कहीं इन्वेस्टमेंट किया तो उसका जो इनकम जनरेशन होता है मल्टीपल होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर किसी गवर्नमेंट ने किसी लोकेलिटी में कहीं इन्वेस्टमेंट किया, रोड बनवा दिया, बिल्डिंग बनवा दिया या कोई मॉन्यूमेंट बनवा दिया, तो कभी भी गवर्नमेंट को जितना उसने पैसा लगाया उतना ही इनकम मिलेगा, ऐसा नहीं होता। हमारा इन्वेस्टमेंट हम ही को इन रिटर्न मल्टीपल टाइम्स इनकम जनरेट कराता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम पढ़ा रहे हैं तो मेरे पेरेंट्स ने वो पैसा मुझ पे खर्च किया एज ए बचपन से लेके अभी तक मेरे पढ़ाई लिखाई में, ठीक है, वो मेरे पेरेंट्स की पॉइंट ऑफ व्यू क्या था, इन्वेस्टमेंट। अब अगर मान लेते हैं एक हाइपोथेटिकली कि उन्होंने मेरे पढ़ाई पे खर्च किया पूरे मेरे बचपन से लेके अभी तक में 10 लाख रुपया, तो ऐसा नहीं है कि हम अब अगले अपने पूरे टीचिंग लाइफ तक 10 लाख ही कमाएंगे। हो सकता है उस 10 लाख जो मैंने मेरे पर इन्वेस्टमेंट किया कि मेरे एजुकेशन पे, मे भी हम उस 10 लाख का 10 करोड़ या 100 करोड़ बना दें। तो ये मल्टीपल क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारा इन्वेस्टमेंट बहुत सारे फैक्टर्स को इंक्लूड करा के इनकम मल्टीपल जनरेट कराता है। और यही कारण है गवर्नमेंट जब कहीं इन्वेस्टमेंट करता है ना तो वो बखूबी जानता है कि उसको उसका रिटर्न बहुत अच्छा खासा मिलता है। अगर बनारस में बना है विश्वनाथ कॉरिडोर, जो मैंने इसके पहले एग्जांपल दिया था, जिसके लिए मैंने ये बताया था कि भाई गवर्नमेंट ने क्या किया, फिर उसके आसपास का जो एरिया ग्रो किया, वैल्यू बढ़ा, तो गवर्नमेंट ने एज पर नॉन टैक्स रिसीव के अंतर्गत उसके बेसिस बिहाफ पे गवर्नमेंट ने स्पेशल असेसमेंट के अकॉर्डिंग उनसे कुछ एक्स्ट्रा पैसा लिया, क्योंकि गवर्नमेंट ने डेवलपमेंट किया था। गवर्नमेंट भी जानता भाई कॉरिडोर बनेगा तो उसके आसपास का दुकानें बहुत चलेगा, वहां का जमीन का कीमत बढ़ जाएगा, वहां पे बिजली सुविधा अच्छी रहेगी, वहां पे फैसिलिटीज बहुत रहेगा, टूरिज्म बढ़ेगा, तो मतलब एक इन्वेस्टमेंट से कितना इनकम बढ़ जा रहा है। तो इसका मतलब हमारा इन्वेस्टमेंट मल्टीपल टाइम ग्रो करता है। अब यहां पे सवाल क्या आता है कि इन्वेस्टमेंट का हमारे खर्च से, हमारे एक्सपेंडिचर से डायरेक्ट कनेक्शन है। जितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट, जितना ज्यादा खर्च, उतना ज्यादा मल्टीपल इनकम जनरेट होता है। ये तो बेसिक बात था। अब हमें मेन पढ़ना से 3 फॉर्मूला होता है। पहला होता है K इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। वाई मतलब इनकम, आई मतलब इन्वेस्टमेंट। तो चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट। यहां पे क्या लिखा है, K इक्वल 1 अपॉन एमपीएस, जो वही एमपीएस यहां लिखा है, बस 1 अपॉन एमपीएस है। वहां पे K इक्वल 1 अपॉन 1 माइनस एमपीएस। ये तीनों फॉर्मूला K को ही निकलवाता है। तीनों केस में K सेम आता है, बस फॉर्मूला अलग अलग है, तो इसको याद रखना है। अब इतने फॉर्मूला है ना, एग्जाम में कौन सा फॉर्मूला कैसे कब काम आता है ये रटना नहीं है, बहुत सिंपल है। मैंने 40 सवाल पिकअप किया इस चैप्टर के लिए, बहुत है। तो इसमें क्या है कि हमें ये समझ में पहले आना चाहिए क्वेश्चन लगता कैसे है, न्यूमेरिकल के केस में फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करते हैं। यहां मैंने एक सवाल लिया है जहां हमें एग्जाम में क्या रहेगा, इस तरीके से गिवन दिया रहेगा। यहां में क्या गिवन दिया हुआ है, सी मतलब में कंजम्पशन फंक्शन दिया हुआ है। जैसे यहां लिखा था ना C इक्वल टू C बार प्लस बी वाई, तो हमको उसी पैटर्न में क्वेश्चन में दिया रहेगा, एग्जाम में लिखा रहेगा, और इतना दे के पूछ देगा एमपीएस निकालने के लिए या फिर लेवल ऑफ इनकम, जिसको हम वाई कहते हैं। लेवल ऑफ इनकम मतलब इनकम पूछा है, इनकम मतलब वाई पूछा है। बट कंडीशन है कि हमको ब्रेक इवन पॉइंट के सिचुएशन पे इनकम का वैल्यू निकालना है। पहली बात तो ये क्या दिया है, सी। अब थोड़ा देखते हैं, यहां में गिवन दिया है सी 100 प्लस 0.8 वाई, ठीक है। तो इसमें क्या क्या हमें मिल गया, अगर कंपेयर करें सी फंक्शन है सी बार प्लस बी वाई से, तो कंपेयर करते हैं, हमें क्या क्या मिल गया, हमें सी बार मिल गया, बी मिल गया, वाई तो नहीं दिया, तो कोई बात नहीं, वाई तो निकालना ही वैसे। तो जो दिया है यहां से पिकअप कर लेते हैं। हमारे पास एटलीस्ट
C बार मिल गया और B मिल गया। B मतलब कि MPC मैंने यहां लिखा है। अब हमको पहला क्या निकालना है? MPS। प्रॉब्लम क्या है, हमारे पास तो MPC मिला ना, हमको निकालना MPS है। अगर MPC कहा होता निकालने के लिए तो यही आंसर आता, बट हमें MPS कहा है। अब MPC से MPS कैसे पहुंचे? सिंपल सी बात है, यहां देखिए MPC और MPS इन दोनों का सम कितना होता है? 1। मतलब MPC प्लस MPS का सम होता है 1। इस MPC को हम पुट कर देते हैं 0.8 को और MPS छोड़ देते हैं ऐसे। ये 0.8 उधर माइनस हो जाएगा तो 1 माइनस 0.8 कितना है? 0.2। ये हमारा पहला पार्ट कंप्लीट। अब सेकंड पार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसमें क्या है कि ब्रेक इवन पॉइंट। मैंने बताया था अपने थ्योरी वाले लेक्चर में कि ब्रेक इवन पॉइंट, ये जो कंडीशन होता है ब्रेक इवन पॉइंट, ये ब्रेक इवन पॉइंट ऐसा सिचुएशन होता है जब हमारा इनकम मतलब आई किसके बराबर होता है? C के। ये सिचुएशन है किसके लिए? ब्रेक इवन पॉइंट। उसे याद कर लीजिए कि जब हमारा इनकम इक्वल होता है कंजम्पशन के, तो वो सिचुएशन होता है ब्रेक इवन पॉइंट, जिसमें एक और होता है कि S 0 होता है, पर यहाँ S से मतलब नहीं है हमारा, इससे काम हो जाएगा y इक्वल टू C। ये क्वेश्चन में गिवन दिया हुआ है कि हमारा इकोनॉमी ब्रेक इवन पॉइंट कंडीशन पे था। y छोड़ देते हैं, C का हमको वैल्यू दिया हुआ है, ये पूरा दिया है ना, पुट कर देते हैं 100 प्लस 0.8 y। तो मैंने C पुट कर दिया, y छोड़ दिया, सॉल्व करते हैं। ये 0.08 y प्लस उधर गया मान जाएगा और वहां पे 100 लिखा हुआ है। यहां 1y है, y मतलब 1y, ठीक है। तो 1 माइनस 0.8 कितना होता है? 0.2 और ये 0.2 मल्टीप्लाई उधर गया तो डिवाइड। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आएगा 1000/2 जो कि आएगा 500। तो हमारा इनकम आ गया 500, एमपीएस आ गया 0.2। ये सवाल हमारा एग्जाम में कम से कम 4 नंबर 3 नंबर का आता है और हमको एग्जैक्ट इसी तरीके से सॉल्व करना है। प्रॉपर इसलिए बता रहे हैं कि लिखने का तरीका भी सीखना हमको होगा। अब इसी तरीके से सवाल यहां और मैंने लिखा है, देखते हैं क्या है। इस बार फिर से सी दिया हुआ है, ठीक है, बट इस बार एक नया टर्म दे दिया। यहां पर तो सिर्फ सी दिया था, इस बार यहां पे एक एक्स्ट्रा दिया हुआ है आई। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर को क्या बोलते हैं? आई, कैपिटल आई मतलब। तो दो इंफॉर्मेशन दिया है, सी दिया है, आई दिया है। पूछा है लेवल ऑफ इनकम, मतलब वही वाई पूछा है, तो कैसे करें? पहली बात है एक टर्म लिखा है इक्विलिब्रियम, जैसे यहां लिखा था ब्रेक इवन पॉइंट, उसी प्रकार यहां पे क्या लिखा है? इक्विलिब्रियम। तो जाहिर सी बात है इस इक्विलिब्रियम से भी कुछ मतलब निकलेगा। जैसे यहां पे ब्रेक इवन पॉइंट कहा था तो क्या मतलब निकला था कि y इक्वल टू सी होगा। उसी प्रकार अगर वहां पे इक्विलिब्रियम लिखा है तो एट इक्विलिब्रियम क्या खास बात होता है? एडी इक्वल टू एएस होता है, यहां लिखा है, ठीक है। और एडी को हम बोलते हैं सी प्लस आई, ये भी यहां लिखा हुआ है, ठीक है। और एएस होता है वाई। अब इसमें मेरे पास क्या क्या गिवन है? यहां मेरे पास सी गिवन है, ये पूरा दिया है, पुट कर सकते हो यहां पे 150 प्लस 0.6 वाई। ये मैंने वाई सी पुट कर दिया, आई भी दिया है 2000, वाई नहीं पता, वाई को छोड़ देते हैं, ठीक। सॉल्व करते हैं 150 प्लस 2000 कितना हो जाएगा? 2150 और 0.6 उधर गया तो माइनस, ये माइनस करने पे यहां 1 लिखा हुआ है तो 0.4 आएगा। 0.4 मल्टीप्लाई उधर गया तो डिवाइड। अब देखो इतना मान के चलने की ये बेसिक कैलकुलेशन आप लोग को आता होगा, ठीक है, ये चीज इतना ध्यान दीजिएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 21,500 बटे 4, ये आएगा हमारा काट के कितना आएगा? 515 मतलब कि 3, 30 मतलब 7, 5। तो y कितना आया? 5375, 5375। ये हमारा अभी एक पार्ट सॉल्व हुआ है, ये बहुत ध्यान देना है। हालांकि एग्जाम में इतना मैंने यहाँ पे 4 पार्ट दे दिया है, एग्जाम में 4 पार्ट नहीं देगा, हो सकता है वहां पे 2 ही पार्ट दिया, एक ही पार्ट दे। हम चारों सीखते हैं ताकि कुछ भी आए तो वो आता है, पता रहे कैसे होता है। तो अभी मैंने इस पहला पार्ट सॉल्व किया है,
सेकेंड पार्ट में क्या पूछ रहा है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पूछा है, मतलब कि सी पूछा है। इक्विलिब्रियम लेवल पे सी कितना होगा ये पूछा है। वाई तो निकल गया, अब सी पूछा है, तो सी कैसे निकलेगा। सी का हमारे पास फॉर्मूला क्वेश्चन में दिया था, कितना दिया था 150.6 वाई दिया था ना, यहां पुट करते हैं 150.6 इंटू हमने वाई निकाला है कितना 5375। तो जब इसको सॉल्व करेंगे पूरे को हमारा क्या मिल जाएगा सी का वैल्यू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे जो भी आएगा उसमें प्लस कर देंगे। अब उतना टाइम बचा रहा है तो ये इतना सॉल्व कर लीजिएगा, यहां से सी मिल जाएगा। अब उसके बाद तीसरा क्या कह रहा है, हमको एस निकालना है। क्या निकालना है एस। एस कैसे निकाले, वाई का फॉर्मूला क्या होता है सी प्लस एस, यहां लिखा है, कहां लिखा है ये रहा टॉप पे लिखा है। वाई इक्वल टू क्या होता है सी प्लस एस होता है ना। हालांकि निकालना ही क्यों है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हमारा कंट्री इक्विलिब्रियम पे है, किस पे है इक्विलिब्रियम पे, तो हमको पता है कि इक्विलिब्रियम पॉइंट पे सेविंग और इन्वेस्टमेंट दोनों क्या होते हैं आपस में बराबर, वहां लिखा है। तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि एट इक्विलिब्रियम सेविंग इक्वल आई होता है, और हमें क्वेश्चन में आई दिया हुआ है, कितना दिया आई 2000। तो हमारा एस एक बार में सॉल्व हो गया, ठीक है। तो जल्दी सॉल्व हो गया। हालांकि अब अगर एस सॉल्व हो गया ना और वाई दिया है, तो हम चाहते हो ऐसे भी कर सकते हैं कि वाई में से एस माइनस कर देंगे तो भी सी मिल जाएगा। तो अगर हम डायरेक्टली सॉल्व कर दे माइनस करके, तो ये हमारा पता कितना आएगा इन दोनों माइनस में कितना आएगा 3375 आएगा, ठीक है। अपना तरीका देखिए सॉल्व करने का आप लोग। अब आते हैं लास्ट पार्ट फोर्थ, क्या निकालना है मल्टीप्लायर। हमारे पास मल्टीप्लायर का 3 फॉर्मूला है। अब दिक्कत क्या है कि इस 3 में से डेल्टा वाई और डेल्टा आई ये तो दिया ही नहीं पूरे क्वेश्चन में, चेंज कहां दिया है, तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। बचा हमारे पास 2 फॉर्मूला, ये वाला या तो एमपीएस वाला या एमपीसी वाला। इस पूरे क्वेश्चन में हमको सी का फंक्शन दिया था, और सी के फंक्शन लिखा था 0.6, जो कि किसको रिप्रेजेंट करता है बी को, है ना, और बी किसको रिप्रेजेंट करता है एमपीसी को। तो मतलब ये जो 0.6 दिया है ये क्या दिया हुआ है बी। सी का फॉर्मूला होता है ऊपर दिया है 150 प्लस 0.6 वाई, तो यहां पे हमारे पास एमपीसी दिया है 0.6। थोड़ा सा उसमें सब मिक्सअप हो रहा है, तो बहुत ध्यान से कॉपी लेके बैठना है आप लोगों को, देखना है कि हम कब क्या लिख रहे हैं, क्योंकि अगर एंडिंग में देखें सबको बहुत मिक्सअप लगेगा। हम इसलिए क्रम वाइज एक एक चीज बता रहे प्रॉपर वे में। तो एमपीसी दिया है 0.6, ठीक है। तो इस के का 3 फॉर्मूले में एमपीसी वाला फॉर्मूला कौन सा है, ये वाला है, तीसरा वाला। क्या लिखा हुआ है के लिए, यहां बगल में कर दे रहा है, यहां स्पेस कम पड़ रहा है ना इसीलिए। तो के का फॉर्मूला क्या होता है 1/1 माइनस में एमपीसी, तो 1/1 माइनस में एमपीसी कितना होता है 0.6, तो 1 माइनस 0.6 कितना होता है 0.4 होता है। ये गया तो ऊपर 0 आएगा, तो 10/4 कितना होता है 10/4 हमारा हो जाएगा 2.5 कितना आएगा। और हाँ इसका यूनिट होता है, यूनिट क्या होता है इसका होता है टाइम्स, मतलब के का वैल्यू कितना हमारा आया 2.5 टाइम्स, ये हमारा के हो गया। 4 पार्ट था, द्वारा कह रहे एग्जाम में 4 पार्ट नहीं आता है, कोई 1 ही 2 पार्ट आएगा। हम लोग इसलिए 4 पार्ट सीख लिए ना कि एग्जाम में इस तरीके से इतना कंटेंट देके इतना कुछ पूछ सकता है, कोई जो भी पूछेगा वो करना रहेगा। अब इसी तरीके से एक सवाल और मैंने लिखा है क्वेश्चन 3, उसमें क्या है इस बार आई दिया है इन्वेस्टमेंट, एस फंक्शन दिया है। अभी तक सी फंक्शन चला था ना, अब क्या दिया हमको एस फंक्शन, क्या दिया हुआ है -c बार प्लस b डैश वाई। एस फंक्शन फॉर्मूला क्या होता है -c बार प्लस b डैश वाई, जिसमें कि जो भी हमको चीजें ऊपर दिया है क्या क्या दिया हुआ है -50 प्लस 0.1 वाई। तो इसमें एमपीएस कितना दिया हुआ है 0.1, हमको निकालना क्या है पहला y। तो ठीक है, y का फॉर्मूला क्या होता है, y का फॉर्मूला होता है c प्लस एस, यहां लिखा है टॉप पे, दोबारा कह रहे हैं c प्लस एस। हम यहां पे क्या क्या दिया हुआ है, यहां पे हमारे पास
y इक्वल टू सी प्लस एस, y हमें निकालना है, c दिया यहाँ पे, कंजम्पशन नहीं दिया है, s दिया है ना, y इक्वल टू सी प्लस आई होता है। एक मिनट, इस क्वेश्चन होता है एक हमसे मिसिंग क्या हो गया था, मैंने जब क्वेश्चन लिखा था बोर्ड पे तो उस टाइम मैंने एक वर्ड लिखना भूल गए थे, और वो वर्ड था यहाँ जो इकोनॉमी है वो हमारा किस पे है, इक्विलिब्रियम पे है। इसका मतलब क्या होता है कि यहां पे अगर इकोनॉमी हमारा इक्विलिब्रियम पे है तो ऐसे किसमें s इक्वल टू आई होता है। हालांकि AD इक्वल टू AS भी होता है, बट S इक्वल टू आई भी होता है, मैंने यहां लिखा था नीचे तक। और S इक्वल टू आई मैंने क्यों लिया, क्योंकि हमारे इस क्वेश्चन में S और I ही दिया हुआ है। ओके, तो यहां पे बात क्या है ना कि हमें इक्विलिब्रियम दिया हुआ था, तो उस बिहाफ पे हमने सेविंग इक्वल टू आई लिया। AD इक्वल टू AS इसलिए लिए बिकॉज हमारे क्वेश्चन में क्या है खास बात कि इसमें S और I की बात किया है, तो इस बार AD AS का मतलब नहीं था। तो अब पुट करते हैं ना, हमारे पास S दिया है कितना, -50 प्लस 0.1 y, ठीक। I क्वेश्चन में दिया 450, 450, सॉल्व करें, ये माइनस उधर गया प्लस हो जाएगा, तो 450 प्लस 50, यहाँ 0.1 तो है ही, वो हो जाएगा 500, यहाँ 0.1 y, ये 0.1 उधर गया डिवाइड हो जाएगा, जो कि सॉल्व करने में कितना आएगा 5000। अभी हमारा सॉल्व करके क्या मिला, y मिला, तो एक पार्ट तो सॉल्व हो गया। सेकेंड अब इंपॉर्टेंट है, सेकेंड में क्या कह रहा है, एडिशनल इन्वेस्टमेंट पूछा है, मतलब कि एडिशनल मतलब चेंज, हमने उसे डेल्टा आई पूछा है, एडिशनल मतलब चेंज, इन्वेस्टमेंट का चेंज मतलब डेल्टा आई, और दिया क्या है एडिशनल इनकम, मतलब हमको डेल्टा वाई दिया है, इनकम मतलब वाई, एडिशनल मतलब डेल्टा वाई। तो डेल्टा वाई दिया है, डेल्टा आई पूछा है, अब दिमाग लगाना है कि डेल्टा वाई और डेल्टा आई किसमें आता है, के में आता है। अब इस क्वेश्चन में के कहा दिया है, तो मतलब हमको डेल्टा आई निकालने के लिए पहले के चाहिए होगा, और के के बिना आई निकलेगा नहीं डेल्टा आई। अब के निकालना अगर है तो 3 फॉर्मूला था, इन 3 में से ये तो लगेगा नहीं फॉर्मूला, तो हमारे पास ये 2 फॉर्मूला बचता है। इन दोनों में से हमारे पास किसका वैल्यू पता है, बी डैश का, बिकॉज वहां पे एमपीसी या एमपीएस पुट करना होता है ना, तो हमारे पास बी डैश तो है 0.1, और बी डैश किसको बोलते हैं हम लोग, एमपीएस को। तो मतलब हमारे पास, अब हम इस क्वेश्चन का कैलकुलेशन यहां कर रहे हैं बगल में, ठीक है, स्पेस वहां खत्म हो चुका है। तो हमारे पास एस का दिया था वैल्यू -50 प्लस 0.1 वाई, ठीक है, जिसमें से हमारे पास क्या कहते हैं बी डैश, जिसको हम एमपीएस कहते हैं, वो दिया है 0.1। तो पहले हम इस एमपीएस की मदद से क्या निकाल लेते हैं, के का वैल्यू, और के क्या होता है 1 में एमपीएस, वहां लिखा है, तो 1 में 0.1, जिसको कि सॉल्व करके हम कितना पा सकते हैं, ये आएगा 10, तो हमारा के कितना आ गया 10। अब के का एक फॉर्मूला और, जिसमें कि डेल्टा आई और डेल्टा वाई दोनों आता है, वो हमने लिखा है, क्या लिखा है, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। इस बात को बहुत ध्यान देना, डेल्टा वाई ऊपर रहता है, डेल्टा आई नीचे रहता है, बच्चे इसमें गलती कर देते हैं बहुत बार। तो के हमारे पास 10 है, डेल्टा वाई हमें 3000 दिया हुआ है, और डेल्टा आई को पूछा है, तो डेल्टा आई वहां ले जाते हैं और डेल्टा 10 यहां ले जाएंगे। तो सॉल्व करने के बाद, पूरा सॉल्व करने के बाद हमको डेल्टा आई कितना मिल जाएगा, 300 आएगा। तो मतलब हमारा डेल्टा आई का वैल्यू कितना आया 300। ये कैलकुलेशन कर लीजिएगा। बाकी ये अब बताना चाह रहे हैं, क्वेश्चन इस तरीके से इतना पैटर्न में पूछ देता है, दोबारा कह रहे हैं इसके ज्यादा वैरायटीज नहीं बचते हैं। ये जितना मैंने क्वेश्चन लिखा है 4 क्वेश्चन, 1 2 3 और चौथा बताने जा रहे हैं। मेरे लेवल पे सफिशिएंट है। इन्हीं सब सवालों को 2-3 बार जब लगा लेगा वो बच्चा ना, तो श्योर है कि एग्जाम में वो जो भी क्वेश्चन एग्जाम में आएगा
बहुत हद तक फेस तो कर लेगा उस क्वेश्चन जो वहां पे दिया रहेगा। आखिरी क्वेश्चन हमारे इस पूरे लेक्चर का, इसमें इस बार y दिया हुआ है, ऑटोनॉमस कंजम्पशन दिया है, इसको क्या बोलते हैं C बार, जो मैंने बताया था वहां पे, ठीक है, एंड C दिया है। पूछा है एमपीएस, तो एमपीएस तो निकालने के बाद में पहले बताइए y C बार और C इसे किसमें आता है, ये आता है C फंक्शन के फॉर्मूला में, और C फंक्शन का फॉर्मूला क्या होता है वहां लिखा है, वैसे क्या होता है C बार प्लस dy, यहां पे b जो होता है वो एमपीसी होता है, क्या होता है एमपीसी। अब कोई दिक्कत नहीं, एमपीसी निकल गया अगर, तो उस एमपीसी को कन्वर्ट करना एमपीएस में, तुमने सीखा यहाँ पे ना, तो पहले वही निकालते हैं। C दिया है 8000, C बार दिया है 500, B नहीं पता, Y दिया है 1000, सॉल्व करें तो A 500 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा तो आएगा 750, नॉट 750, 7500, और वहां B डिवाइड बाई 1000, B यहां रहने देते हैं, 1000 वहां जब जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो कितना आएगा डिवाइड करने पर 7500 अपॉन में 1000, ये आएगा मेरा B की वैल्यू 7.5, ये B आया। और B को हम बोलते क्या है एमपीसी, हमको निकालना क्या था एमपीएस, और एमपीएस का और एमपीसी का सम होता है 1, मैंने वहां बताया था। तो हमारे पास अगर एमपीसी मिल गया है एटलीस्ट 0.75, नॉट 0.75, 7 पॉइंट, एक मिनट मैंने यहां पे गलत लिखा है, ये 0.75 आएगा, नहीं ऐसा नहीं है, 7500 डिवाइड बाई इतना 7.5 आ रहा है, मैंने कोई नंबर गलत लिखा है क्या? मुझे एक बार ये सवाल मैच करना पड़ेगा पेपर से, एक मिनट। ओके, तो मुझसे गलती ये हुआ है ना, ये जो सवाल मैंने लिखा है इसमें 10,000 होगा, ये 1000 नहीं होगा, ठीक है, बाकी सब कुछ सही है, तो ये 10,000 था। ये हमें कैसे मालूम चला गलती हो रहा है, बिकॉज B का वैल्यू जो मैंने लिखा था उसके अकॉर्डिंग 7.5 आ रहा था, जो कि गलत है, क्योंकि जब दोनों का सम होता है 1 तो 7.5 कैसे पहुंच सकता है, तो अब सही है। तो ये जब डिवाइड करेंगे ये हो जाएगा 0.75, अब इन दोनों का सम होता है 1, ये मेरे पास दिया हुआ है, ये उधर गया तो माइनस हो जाएगा, कितना आएगा एमपीएस सॉल्व करने पे, ये आएगा 0.25। अब एक बार एमपीएस मिल गया, तो एमपीएस मिल जाने के बाद हमारे पास एमपीएस भी है, एमपीसी भी है, तो अगर के पूछा है इसके लास्ट पार्ट में मल्टीप्लाई, तो या तो इसमें कहीं पुट कर दे, हमारा के मिल जाएगा। तो हमने के निकालना सीखा है, 2-3 बार सीखा है, तो आई बिलीव वो तो निकाल लेंगे। ये जो न्यूमेरिकल्स हैं जो हम डिस्कस किए अभी तक, प्रॉपर गवर्नमेंट बजट का, नेशनल इनकम का, एग्रीगेट डिमांड और मल्टीप्लायर का, हम मान सकते हैं कि भाई हम सारे न्यूमेरिकल्स कवर नहीं किए, बट इतने तो वैरायटीज मैंने कवर किया श्योरली बीते 2 घंटे में, बिकॉज ये 2 घंटे इससे जा चुका, तीनों का हम एक साथ कंबाइंड वीडियो बना रहे हैं। जो बच्चे देख रहे हैं उनको थोड़ा पेशेंटली 2 घंटा इसलिए देखना पड़ेगा बिकॉज मैंने सब कुछ कवर किया है। अब लास्ट 5 वीडियोस में मैक्सिमम कंटेंट कवर कर दिए हम आप लोग के लिए। अब ये आप लोग की जिम्मेदारी है कि इसको अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, उन दोस्तों तक जिनको की कुछ भी नहीं आता था, क्योंकि इतना ही 5 वीडियो में मैंने 28 मार्क्स के बराबर का कंटेंट पढ़ा दिया है। अब हम ये चाहते हैं कि अगर किसी बच्चे को लगता है कि उसे कंटेंट भी चाहिए पीडीएफ फॉर्म में या फिर नोट्स फॉर्म में, जो मैंने पूरा न्यूमेरिकल्स कराया इन सब चीजों का पीडीएफ चाहिए, तो मैंने बहुत पहले बताया था फर्स्ट वीडियो में भी कि आप लोग मुझे इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं 7080322308, अंगेश कुमार नाम है। और दूसरी बात, कोई भी गलती अगर लगता है कि हाँ यहाँ मैंने कुछ गलती बताया यहाँ ये कोई फैक्ट गलत है, तो उस फैक्ट को आप कमेंट बताइए ताकि हम उस चीज को देख सके, जान सके कि मुझसे कहां क्या गलती हो रहा है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट कि इन सारे वीडियोस को अच्छे से लिख के पढ़िए, देखिए, समझिए, जो भी दिक्कत है बताइए। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तो चीजों को और आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए अब इसको विराम देते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्ते और धन्यवाद।